कि सीधा कोई हाथ बढ़ाता है। लेकिन यार ये लोग रॉयल फैमिली के बच्चे जो है उनका बर्ताव तो कभी चेंज होने वाला था नहीं। रे उससे कहता है कि चाहे तुम लोग जो भी सोचो मेरे बारे में, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसी एकेडमी के अंदर पढ़ूंगा। ये सुनते ही एल्बर्ट गुस्से में आकर रे को मारने वाला था कि तभी रोज नाम की एक लड़की आकर उसे रोक लेती होगा। जाते हुए रोज उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर बात कर सकते हो। अब इसके बाद हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखा है। वो सभी से कहती है कि तुम लोग को यहाँ पर एडमिशन मिल गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे अब हर किसी को कड़ी मेहनत करके एक अच्छा मैजिशियन और स्वर्ड्समैन बनना होगा। प्रिंसिपल का लेक्चर खत्म होने के बाद रोज सबके सामने आकर स्टूडेंट्स का वेलकम कर दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव है। इसके बाद क्लासरूम में आने पर प्रोफेसर ग्रे रे को सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराती है। सभी रे को देख के हैरान थे और ज्यादा किसी को रे से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वही एल्बर्ट रे से बहुत चिढ़ा हो गया, जिसका पूरा डस्ट उसके चेहरे पर आ जाता है और पूरी क्लास में इससे उसका मजाक ही बन गया। वैसे भी डिस्ट्रक्शन से भरी जिस सिटी का नजारा दिखाया गया था उसके बारे में आगे तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इधर क्लास में प्रोफेसर सोर्सेस को मैजिशियंस भी कहा जाता है, ऐसे लोग जिनके पास कुछ स्पेशल मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल करने की ताकत होती है। इन 7 ग्रेट सॉर्सर्स में से फर्स्ट है इस एकेडमी की प्रिंसिपल, जिसे ब्लेड सॉर्सर भी कहा जाता है, और दूसरी कैरोलिन नाम की एक प्रोफेसर है जिसे स्पेल बाइंडिंग सॉर्सर भी कहा जाता है, और तीसरा एक आइस ब्लेड सॉर्सर। लेकिन यार किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो लास्ट वॉर के बाद कहाँ गायब है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके इस्तेमाल से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसे इरेज करने का सिखाती है। रोज प्रोफेसर से पूछती है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोई लिमिटेशन होती है, जिस पर प्रोफेसर ने उसे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना उसे क्रिएट करने वाली एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही वो मैजिक के 4 स्टेप्स से बताती है, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। अरे वही जो तुम लोगों ने पढ़ाई होगा ना स्कूल में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी वही है। अब बाकी स्टूडेंट्स तो प्रोफेसर को देख के बड़े हैरान हो रहे थे कि यार हमारे टीचर तो बड़ी कूल है, लेकिन तभी पीछे बैठी करके उनसे पूछते क्या आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एंटी मटेरियल का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वो बताती है कि तुम्हें इस एकेडमी में ऐसा कोई भी नहीं मिल सकता जो कि एंटी मटेरियल का इस्तेमाल करता हो। इस लड़की को अपना रे भी थोड़ा नोटिस करता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स कोड थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने अपने तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने लग जाते हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ रे किसी भी ऑब्जेक्ट को ढंग से क्रिएट तक नहीं कर पाता, जो देख के बाकी स्टूडेंट्स उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर इसे ये भी मैजिक नहीं आ रहा तो जरूर इसने एंट्रेंस टेस्ट में चीटिंग की होगी। अब उनकी कथा है और उसके स्पीड के कारण उस लड़की के थोड़े कपड़े भी उड़ते हैं। फिर वापस आकर जल्दी से उस लड़की से माफी मांगता है। इस लड़की का नाम रेबेका है, जो कि इस वक्त अभी 3rd ईयर की स्टूडेंट है, और ठीक क्रोस की तरह ये भी टॉप 3 फैमिली से बिलोंग करती है। अब अगले दिन स्कूल में आते ही अभी रे को रोज और रेबिका के फैमिली के बारे में बताया लगा कि इन दोनों की फैमिली बहुत ही बड़ी मानी जाती है, और ये दोनों ही लड़के काफी इंटेलिजेंट भी है। अंदर आने पर रे बताता है कि शायद प्रिंसिपल ने बुलाया है। अब जब वहाँ जाने ही लगा कि तभी एक लड़की उससे काफी तेज से आकर टकराती है, लेकिन रे तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। इस लड़की का नाम क्लेरिस है, जो कि ये भी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं पता होता। इनके बीच ऐसी थोड़ी और बातें होती हैं, और लड़की कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही थी, इसलिए उससे अब किसी तरह पीछे छुड़ा कर रे प्रिंसिपल से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर रे प्रिंसिपल को जनरल कह के बुला सकते हो। अब रे ने ऐसा क्यों कहा ये चीज तुम लोग को आगे पता लगेगा। इसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उनकी टीचर एल्बर्ट और रे के बीच में एक बैटल करवाती है। एल्बर्ट को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रे को खत्म ही करके छोड़ेगा। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है तो एल्बर्ट रे की तरफ बढ़ते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन अपना हीरो रे तो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि बच्चे तुम्हें भी थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। एल्बर्ट इस बार और भी गुस्से मेरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार तो रे ने एक ही झटके में उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शायद अब इससे एल्बर्ट को अपनी औकात समझ में आ गई होगी। जब प्रिंसिपल भी खड़ी रे को देख रही थी और कहती कि मैं खुश हूँ कि तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ को इतने अच्छे से जी रहे हो। साथ ही वो रे को आइस ब्लेड सॉर्सर कह के बुलाती है। अब इसके बाद रे के हॉस्टल में दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी और रे एक्सरसाइज कर रहे हैं। या इनके बीच की बातों से पता लगता है कि रे ने एकेडमी के 2 मेन क्लब्स में ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। अब इस पर रे को थोड़ा और सोचने के लिए कहता है, लेकिन तभी रे उसे गोल्डन कार्ड निकाल कर दिखाता है, जो देख के तो अभी का होश ही उड़ गया, और इसका रीजन भी अभी तुम्हें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। इसके बाद एनवायरमेंट रिसर्च क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी बॉडी बिल्डर्स ही बैठे हुए थे, और रे जिस 2 क्लब में ज्वाइन करने की बात कर रहा था ना, उनमें से यही क्लब है। अब रे के आने पर लीडर उससे कहता है कि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमारे ग्रुप की एक्टिविटीज को एक दिन भी सह पाओगे। असल में वो रे की पतली दुबली बॉडी देखकर ऐसा कह रहा था। अब जब लीडर के कहने पर रे अपने कपड़े उतारता है तो भैया उसकी बॉडी जैसे शीशे की तरह चमकने लग गई, और रे की इस खतरनाक बॉडी को देखकर सभी के मुंह खुले खुले ही रह जाते हैं। वो समझिए कि रे की ये बॉडी बहुत ही हार्डवर्क के बाद बनी होगी। साथ ही अब यहाँ पर ये भी पता लगता है कि जो गोल्डन कार्ड रे ने अभी को दिखाया था उसे असल में गोल्डन हंटर लाइसेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, बस इतना समझ लो कि किसी भी अरे गहरे को ऐसे ही नहीं दिया जाता। अब रे की इतनी सारी खूबियां देखने के बाद क्लब के सारे मेंबर्स और लीडर रे की क्लब ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद रे वहाँ से निकलकर गार्डनिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए पहुँचता है। या इस क्लब की मेंबर्स तो सिर्फ लड़कियां ही हैं, और सबसे मेन बात तो ये है कि इस क्लब के लीडर और कोई नहीं बल्कि रेबेका है। अरे वही जिसके कपड़े उड़ाए थे रे ने। यह सारी लड़कियां रे को देखकर हैरान थी कि एक लड़का होकर गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करना चाह रहा है। इसका जवाब देते हुए रे उन्हें कहता है कि मुझे प्लांट्स काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि भले ही कंडीशन कितनी ज्यादा खराब क्यों ना हो, प्लांट्स हमेशा ग्रो ही करते रहते हैं, और प्लांट्स की यही चीज अपने रे को काफी पसंद है। रेबेका को तो रे के क्लब ज्वाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तब उनमें से एक लड़की उसे रोकते हुए कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़का यहाँ पर बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए आया है। इस पर रेबेका उसे कहती कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ
साथ में दे रही हूँ, तुम इसे टेस्ट करो और अगर तुम्हें ये लगे कि क्लब ज्वाइन करने के लायक नहीं तो हम इसे क्लब में ज्वाइन नहीं करेंगे। इस लड़की का नाम डीना है। जिसके बाद डीना रे को छत पर लेकर आती है जहाँ काफी सारी घास उगी हुई है। वो रे से कहते हैं कि ये तुम्हारा टेस्ट है जिसमें तुम्हें इस पूरी जगह को साफ करके सही करना है। इसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगी कि तुम इस क्लब को ज्वाइन करोगे या नहीं। डीना के जाने के बाद रे तुरंत ही अपने काम में लग गया जहाँ वो पहले दिन वहाँ के सारी जंगली घासों को निकाल देता है। दूसरे दिन कुछ गड्ढे करता है और तीसरे दिन पर वहाँ पे छोटी छोटी दीवारें बनाता है ताकि वहाँ पर फ्लावर्स भी लगाया जा सके। वो काम कर रहा था कि तभी रेबिका उसे खाने के लिए कुछ सैंडविचेस लेकर आती है। रेबिका का शुक्रिया करते हुए उन्हें बैठकर खाने ही लगता है कि तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज आती है। जब उन्हें देखने पर पता चलता है कि नीचे कुछ स्टूडेंट्स तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेबिका रे को बताती है कि ये लोग आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ उस कंपटीशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड फाइटर को चुना जाएगा। इसे सुनकर रे भी सोचने लगा कि शायद उसे भी इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। अब इतने बातें करते हुए यहाँ रेबिका की नजर रे की चमकते हुए डोले शोले पर पड़ती है। इसे वो तो लगातार घूरने लग जाती है और इसे कहती है क्या मैं तुम्हारी इस बॉडी को टच कर सकती हूँ। अब इतनी बॉडी बनाने का भी क्या ही फायदा कि अगर किसी लड़की के हाथ तुम्हारी इस बॉडी पर न लगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि सही मेंबर्स रे की गार्डनिंग स्किल्स को देखकर काफी इंप्रेस हो गए थे और डीना भी उसे क्लब ज्वाइन करने की परमिशन दे ही देती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल रे को एक लेटर दिखाते हुए बताती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार उनकी एकेडमी के अंदर शायद इस वक्त कोई जासूस मौजूद है, तो तुम भी अब सावधान रहना। इसके बाद शाम होने पर रे अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा कि तभी रास्ते में उसे एक लेडीज दिखती है जो कि काफी बारीकी से जमीन पर चलने वाले कीड़ों को देख रही थी। ये लड़की याद है ना, ये वही है वर्क करने वाली। रे के पूछने पर वो कहते हैं उसे इन छोटे छोटे कीड़ों को देखना काफी पसंद है। वैसे तो ये चीज रॉयल फैमिली के लोगों के लिए काफी अजीब है और यही वजह है कि उसके पास कोई ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है। एक लेडीज को अपना फ्रेंड बना लेता है जिस पर बेचारी तो काफी खुशी हो गई कि आज से पहले उसको कोई फ्रेंड नहीं बना और वो भी बस इसीलिए क्योंकि उसको कीड़े पसंद है। अब जब रे यार उसका फ्रेंड बन ही चुका है तो अब उसके साथ उससे डेट पर भी तो जाना ही होगा, बात आगे भी तो बढ़ानी है। इसलिए लेडीज रे के साथ एक दिन जंगल में जाकर इंसेक्ट्स को देखने का प्लान बनाती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर रे को डिफरेंट टेक्निक और सॉर्सरी के बारे में बताने के लिए कहती है। इस पर बताता है कि अभी टोटल 7 टेक्निक्स सजेस्ट करती है। यहाँ रे सारे टेक्निक्स के नाम बिल्कुल करेक्ट बताता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स भी शॉक थे क्योंकि भाई किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को इतना पता होगा। जाने से पहले प्रोफेसर सभी को बताती है कि अब तुम लोग का फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, इसके लिए सभी को 4-4 का ग्रुप बनाना होगा। अब रे अभी एलिसा और रोज चारों मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और यही रोज को रे ग्रुप में देखकर सभी हैरान थे कि आखिर ये इस ऑर्डिनरी के साथ क्यों ग्रुप बना रही है। इसके बाद सभी लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉरेस्ट के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। टीचर उन्हें बताते हैं तुम सभी ग्रुप्स को फॉरेस्ट में जाकर चेक पॉइंट पर से स्टैम्प्स कलेक्ट करने होंगे और जिस ग्रुप के पास सबसे ज्यादा स्टैम्प्स होंगे वही ग्रुप विनर बनेगा। साथ ही में इस फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं तो इसे लड़ने के लिए तुम्हें अपनी कॉम्बैट स्किल्स का भी इस्तेमाल करना होगा। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर एग्जाम स्टार्ट करती है। सुनते ही रे और उसका पूरा ग्रुप जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में घूमते हुए अचानक से एलिसा के सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो देख के वो कुछ ज्यादा ही डर जाती है। लेकिन यार अब इनके साथ रे है तो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर से क्या डरना। वो आते ही अपनी एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के बीच से 2 टुकड़े कर देता है जो देखे सभी हैरान थे। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को उनका फर्स्ट स्टैम्प मिल जाता है। लेकिन वही इधर एल्बर्ट और उसका पूरा ग्रुप जंगल में खो चुका था। धीरे धीरे ऐसे जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है। जहाँ रे और उसका पूरा ग्रुप मस्त जंगल के बीच रुक कर आराम करते हैं। वो सभी रे की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि यार उसकी ना सिर्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग अच्छी है बल्कि वो जो सर्वाइवल ट्रेनिंग में भी काफी एक्सपीरियंस्ड है और रे के पास इतनी सारी एबिलिटीज होने के कारण रोज को तो रोज बस शक होता है। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद रे उससे भी कोई बात छुपा रहा है। अभी जब रोज से उसके बारे में पूछता है तो कहते हैं कि मुझे बाकियों की तरह अपनी फैमिली की रॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी रे से कहता है कि यार तुम तो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा बेहतर निकले। अब अभी से सब सुनते ही रे को अपनी जनरल की याद आती है क्योंकि उन्होंने भी उनसे कुछ ऐसी बात की थी। इसके बाद आपको ज्यादा रात होने पर तीनों ही सो जाते हैं लेकिन वही रे बैठ कर आसपास के माहौल पर नजर रखता है। इसी बीच उसे अपनी मास्टर की बात याद आती है जहाँ उन्होंने उससे कहा था कि अगर तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी है तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी सभी छुपा कर रखनी होगी। कुछ देर बाद सुबह होने पर रे और उसके सभी साथियों को किसी को चिल्लाने की आवाज आती है। रे सुनते ही बिना कुछ सोचे जल्दी से उस आवाज की तरफ भागने लग गया। जहाँ आगे चलकर उसे दिखता है कि एक बड़े से मॉन्स्टर ने एल्बर्ट और उसके पूरे ग्रुप पर अटैक कर दिया है। लेकिन वही एल्बर्ट भी इस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में रे एल्बर्ट को पुकारता है। जो सुनते ही वो मॉन्स्टर अब रे की तरफ अपना जाल फेंकने लगा। लेकिन भाई यहाँ पर अपने रे की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उससे बचते हुए सीधे जाकर अपने स्वॉर्ड को लेकर उसके अंदर ही घुसा देता है। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद रे एल्बर्ट को उठाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यहाँ पर भी इसकी हमेशा की तरह वही हरकत होती है और ये अपनी रॉयल्टी के घमंड में आकर उसे हेल्प लेने से मना कर देता है। और उसे कहता है कि तुम तो एक ऑर्डिनरी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे मदद लूंगा। इधर अब यहाँ इतने में रोज अभी और एलिसी पहुंच गए। अभी और एलिस एल्बर्ट के ग्रुप की मदद करने के लिए जाते हैं उन्हें पेड़ से नीचे उतारने के लिए। लेकिन भाई इधर तो अभी भी अपनी रोज को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि रे ने आकर अकेले इस मॉन्स्टर को मार दिया। और अब आखिर में वो रे से पूछ ही लेती है कि यार आखिर तू है कौन। तभी दिखाया जाता है कि इन लोगों को पेड़ के पीछे से कोई छुप कर देख रहा है। वो अपने मैजिक इस्तेमाल करके उस मरे हुए मॉन्स्टर को वापस जिंदा कर देता है। पर इस बार उस अनजाने इंसान के मैजिक की वजह से उस
मॉन्स्टर का अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये देख के तो रे को भी कुछ समझ नहीं आता कि भला ही फिर से कैसे जिंदा हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन उसकी खाल कुछ ज्यादा सख्त होती है तो उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। जो देख के अब रे की पूरी टीम एक साथ आती है। रोज अपना फायरवॉल क्रिएट करके उसे थोड़ा दूर फेंकती है। इतने में अभी और एलिस भी अपनी पावर्स एक साथ मिलाकर उस पर अटैक करते हैं, जिससे अब जाकर उस मॉन्स्टर का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है। मौका देखकर रे डायरेक्ट ही जाकर उस मॉन्स्टर के बीच से 2 टुकड़े कर देता है। अभी और बाकी लोग तो ये देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वहीं अब एल्बर्ट को भी रोज की तरह रे के ऊपर शक होने लगा। एल्बर्ट के दोस्त उससे कहते हैं यार हमने अब तक जितना भी रे के बारे में सोचा था ये तो उससे काफी अलग है, पर हमेशा की तरह यार इस बार भी इसको रे से चिड़ी मचती है। रे जैसा भी है एल्बर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो हमेशा रे के ऑर्डर होने की वजह से चिढ़ता है। दूसरी तरफ रे और उसके पूरे ग्रुप ने जंगल में बचे हुए आखिरी स्टैप को भी कलेक्ट कर लिया। रे ने यहाँ पर एलिस को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है क्योंकि वो काफी थक चुकी है। इसके बाद फॉरेस्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम का इंस्ट्रक्टर रे के ग्रुप को विनर अनाउंस करता है, क्योंकि उन लोगों के पास ही अब तक की सबसे ज्यादा स्टैम्प्स है। पर वहीं रे को विनर बनता देख बाकी स्टूडेंट्स खुश नहीं होते। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जिस ग्रुप में ये ऑर्डिनरी हो वो जीत जाए, लेकिन भाई अपने रे के ग्रुप मेंबर्स को इन लोगों की बातों से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद एक घर के अंदर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बड़ी उम्मीद लगाकर किसका इंतजार कर रही थी। तो उसके मेड ने आकर उससे बताया कि आप जिसका इंतजार कर रही थी वो आ चुका है, और जब दरवाजा खुलने पर सामने रे खड़ा होता है। इसके बाद रे उस लेडी से बात करता है और इनके बीच की बातों से पता लगता है कि असल में ये लेडी कोई और नहीं बल्कि रे की मास्टर है। मास्टर उसे देख के काफी खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि रे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी जिंदगी बिताए। रे पूछने पर मास्टर बताते हैं कि वो सिर्फ ब्रेन को स्टडी कर रही है। असल में सभी लोग मैजिक को यूज करने के लिए अपनी बॉडी की एनर्जी और आसपास के एनवायरनमेंट के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही ये मैजिक अगर हम लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए करें तो इससे उस मैजिक की एनर्जी काफी बढ़ जाती है, और इसी रिसर्च को एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने की फिराक में है। इसके बाद रे अपनी मास्टर को व्हील चेयर पर जंगल घुमाने निकलता है क्योंकि वो काफी समय से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। या इनकी बातों से पता लगता है कि रे बचपन से काफी हिम्मत वाला है, क्योंकि ऐसे काम जिसे एलिट सोल्जर्स तक करने से डरते थे उसे रे बड़ी आसानी से कर दिया करता था। मास्टर के पूछने पर रे बताता है कि मैंने इस वक्त अकेडमी के अंदर कई सारे दोस्ती बनाए हैं, जिसमें से एक एलिस नाम की लड़की है और वो आपकी काफी बड़ी फैन है। मतलब एलिस जो रिसर्चर की फैन है ना, वो और कोई नहीं बल्कि रे की मास्टर ही है। घर वापस आने पर मास्टर रे को उसकी ट्रेनिंग के लिए खुद के लिए कोई एक बुक देती है जिससे वो एक अच्छा सॉर्सरर बन सके। और तुम लोग चिंता मत करो, अभी रे के बारे में बहुत कुछ रिवील होना बाकी है कि आखिर वो कौन है। इधर अगले दिन मॉर्निंग में जॉगिंग करते वक्त रे की मुलाकात एलिस से होती है, जहाँ एलिस सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही है। इस पर रे उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। अब रे से सुन के तो शर्म के मारे लाली हो जाती है, और अगले पल वो बिल्कुल बंटन के सामने आती है, क्योंकि अब वो रे के साथ जा रही है ना, थोड़ा तो बंटन के जाना ही होगा। लाइब्रेरी में आकर एलिस तो हमेशा की तरह डॉक्टर एलिसवर्थ की रिसर्च की बुक पढ़ती है, लेकिन इधर अपना रे बैठ के लव स्टोरीज की बुक पढ़ता है। अब जब इसके बाद दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो यहाँ क्लैरिस उनके ऊपर छुप कर नजर रखे हुए है। असल में इस बेचारी का दिल भी रे पर आ चुका था, तो उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे जाकर उसे बात करे। इतने में रे की नजर भी उसके ऊपर पड़ती है, जो देखे तो ये बेचारी भी शर्म के मारे लाल हो गई। रे उसके पास आकर उसे लंच के लिए इन्वाइट करता है। अब लंच करने के लिए रे अकेला थोड़ी ना आता, 2 लड़के को साथ लेकर आता है, और एलिस और क्लैरिस को दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है, और अपना ये रिसर्च प्लेबॉय की तरह ना दोनों की तारीफ करता है। मुझे तो लगता है कि दोनों को ही पटाने की फिराक में है। और यार अभी तक तो सिर्फ क्लैरिस ही रे के ऊपर फिदा थी, लेकिन अब तो एलिस का भी यही हाल है। लंच खत्म होने के बाद दोनों ही रे को बाय बोलकर अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। इधर रे भी जब अपने हॉस्टल की तरफ जाने ही लगा कि तभी उसकी नजर रोज पर पड़ती है। लेकिन पूछने पर वो बताती है कि मैजिक कंपटीशन नजदीक आने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ अरेंजमेंट्स करने में काफी बिजी हो चुकी है। अब बातों बातों में यहाँ रे भी उसे बताता है कि वो अभी एलिस और क्लैरिस का लंच करके आया है, जो सुनकर तो अब रोज भी थोड़ा जलस फील करती है। देख रहे हो ना कितनी लड़कियां फिदा हो चुकी है इस पर। इसके बाद प्रोफेसर ग्रे और रे को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इनके बीच की बातों से पता लगता है कि प्रोफेसर ग्रे भी रे के साथ पहले मिलिट्री में काम कर चुकी है, और उसके मास्टर की तरह प्रोफेसर ग्रे भी रे को इस तरह अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करता देख काफी खुश है। दूसरी तरफ इधर एल्बर्ट को दिखाया गया, जो कि पूरे जंगल में ही आग लगाना शुरू कर देता है और बहुत ही गुस्से में रे का नाम लेता है। साथ ही उसके पीछे एक अनजान इंसान भी खड़ा हुआ था। अगले दिन रे अकेडमी के अंदर थोड़ा आज जल्दी आ जाता है, तो इसलिए डीना उसे गार्डनिंग क्लब के ऑफिस की की देते हुए कहने लगी कि आज तुम्हें ऑफिस को संभालना होगा, क्योंकि अभी बाकी लड़कियां किसी दूसरे काम में बिजी है। अब रे जैसे ही ऑफिस के अंदर जाता है तो वो गलती से रेबेका के ड्रेसिंग रूम के अंदर चला गया। रे भी अब क्या ही करता, वो चुपचाप बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर देता है। इधर रोज ट्रेनिंग ग्राउंड में एक लड़की के साथ फाइट करने में लगी थी, जहाँ वो किसी तरह उसे हराई देती है। रोज यार रे को देखते ही उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है। फाइट के शुरू होते ही रोज ने बिना रुके रे के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए, लेकिन यार अपना हीरो भी कम थोड़ी है, उसकी स्पीड इतनी थी कि रोज का एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लगता। रोज ये देखकर कहते कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मैजिकल पावर्स इस्तेमाल करने में ज्यादा अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी काफी बेहतरीन है। ये वजह है कि मुझे तुमसे एक बैटल करनी थी। रोज अब अचानक से रे के ऊपर अपने नॉन स्टॉप अटैक्स बरसाती है, जब वो भी उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसे बचपन में अपनी की हुई ट्रेनिंग याद आने लगी। इस वजह से वो अब रोज को चोट पहुंचाने ही वाला था कि तभी उसके सर के अंदर उसे एक दर्द फील होता है, जिसकी वजह से वो और उसकी तलवार दोनों नीचे गिर जाते हैं। इससे अब रोज इस फाइट की विनर बनती है। वैसे ही भले ही रोज रे से जीत गई थी, लेकिन फिर भी सभी रे की तारीफ करते हैं। रोज को यहाँ पर ये देखकर हर बार की तरह इस बार भी रे के ऊपर शक होता है। उसे लगने लगा कि पक्का है जानबूझकर ही आ रहा है। वो एक बार फिर उससे पूछती, यार आखिर तुम हो कौन? रे बेचारा अभी सवाल क्या ही जवाब देता। इसके बाद रे उसके सारे दोस्त लंच करने
बैठे हुए थे, जहाँ सभी ये पूछने पर रे उनसे कहता है कि मैंने तो जो भी सीखा है वो अपने मास्टर से सीखा है। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी एल्बर्ट आकर रे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तो रे भी अब मना करने वाला तो था नहीं, वो उसे हाँ कर देता है। लंच के बाद सभी अकेडमी के पास के ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक काफी बड़ा मैजिक बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है। मैजिक बैरियर को देखकर लेडीज को लगता है कि जरूर इन दोनों के बीच की बैटल कोई सभी से छुपाना चाहता है। एल्बर्ट रे को एक तलवार देते हुए बताता है कि इस फाइट में कोई रूल्स नहीं, हम लोग जितना चाहे उतना मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के बीच की फाइट शुरू हो गई और यहाँ पर वो अनजाने सामने बैठ कर ये फाइट देख रहा था। इसके बारे में भी अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या किया है कौन। इधर एल्बर्ट रे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहने लगा कि हमारी फैमिली एक मीडियम लेवल की रॉयल फैमिली हुआ करती थी, जहाँ मेरे फादर हमेशा फैमिली का स्टेटस लेवल बढ़ाने के लिए काफी स्ट्रगल किया करते थे। और तब से मैंने फैसला किया कि मैं भी एक दिन बेस्ट मैजिशियन बन के अपनी फैमिली के स्टेटस और ऊपर ले जाऊंगा। तभी अचानक से एल्बर्ट के माइंड में रे को खत्म कर देने की आवाज गूंजती है। वो तेजी से रे के ऊपर अटैक्स करने शुरू करने लगा और तब एल्बर्ट एक काफी बड़ा फायरबॉल क्रिएट करके अटैक करता है। रे को अब न चाहते हुए भी अपनी थोड़ी पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है। उस फायरबॉल को 2 टुकड़े में मार देता है, जो देखकर तो सभी के होश उड़ गए थे। एल्बर्ट अब गुस्से में एक साथ काफी सारे अटैक्स लगातार करने शुरू करता है, लेकिन पर रे तो भाई अभी भी उन सभी अटैक से बचकर बिल्कुल सही सलामत एल्बर्ट के सामने खड़ा था। जो देख इस बार वो एक काफी बड़ा ड्रैगन क्रिएट करके उस पर अटैक करता है, लेकिन रे तो इस बार भी बिना हिले उस फायर ड्रैगन के बीच से 2 टुकड़े कर देता है। अब रे का ये कारनामा देखकर तो सभी के मुंह खुले ही रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि सच में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। इधर एल्बर्ट बेचारा तो अपने घुटने में आकर रोने ही लग गया। अब इसे देखने के बाद तो रोज रे से कहते कि अब तो तुम कुछ छुपा नहीं सकते, सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन। रे के पास भी अब कोई रास्ता नहीं होता, वो अपने बारे में अब बताने ही वाला था कि तभी कोई अनजान फोर्स उसके सभी साथियों को जमीन पर गिरा देती है। यही चीज एल्बर्ट और उसके साथियों के साथ भी होती है, जिससे रे को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि भला ये हो क्या रहा है। इतने में जंगल में से एक मिस्टीरियस इंसान चलते हुए उसकी तरफ आने लगा और ये और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ग्रे ही थी। ये देखकर तो अब तुम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, लेकिन रे सब समझ चुका था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसके मास्टर से बता रही थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेसर ग्रे ने अब ज्वाइन कर लिया है। वो यहाँ स्टूडेंट्स के ब्रेन का इस्तेमाल कर रही है अपना मैजिक क्रिएट करने के लिए। प्रोफेसर ग्रे तालियां बजाते हुए उसे कहती है कि तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा समझदार निकले, और तब वो अपनी दूसरी आंख भी रिवील करती है। ये देख के रे समझ गया कि उन लोगों ने जंगल में जिस मॉन्स्टर को मारा था उसे प्रोफेसर ग्रे ही कंट्रोल कर रही थी। इस सुनकर प्रोफेसर बताते हैं कि हर साल जंगल में ट्रेनिंग के दौरान कई सारे स्टूडेंट्स उसी मॉन्स्टर के जरिए मारे जाते हैं और किसी को भी आज तक उसके ऊपर कभी शक नहीं हुआ, और इस बार भी उसका प्लान कामयाब होने ही वाला था। लेकिन रे ने बीच में आकर उसका सब कुछ बिगाड़ दिया, इसलिए अब उसे टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर इन सभी लोगों का इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि इन लोगों की फाइट के बीच में यहाँ पर ये बैरियर बनाया गया था, ताकि बाहर से किसी को भी ये पता न चले कि अंदर चल क्या रहा है। इन सारी बातों को सुन के रे को भी अब समझ में आने लगा कि इतने टाइम से बस अपने चेहरे पर अच्छे होने का नकाब लगाए घूम रही थी। वो सब करके अपने स्टूडेंट्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है, ताकि समय आने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। और इस वक्त यही वो रे और उसके दोस्तों के साथ भी करना चाहती है। तो अब होना क्या था, कौन सा रे बैठ के उसे समझाने वाला है। वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और इधर वो भी अपनी 2 फायर स्नेक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक्स करती है। रे जब उससे बचने की कोशिश करने लगा तो अब उन फायर स्नेक्स को उसके दोस्तों की तरफ भेज देती है। अपने रे के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो अब अपनी रियल पावर आइस मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साथियों को उस फायर मैजिक से बचा लेता है। फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब तुम लोग रे को उसके असली रूप यानी आइस ब्लेड सॉर्सर के रूप में देखोगे। उसके अपने रियल फॉर्म में आते ही आसपास आइस से बनी हुई ब्लेड्स भी आ जाती हैं। ये देख के तो भाई इस प्रोफेसर की भी फट जाती है, क्योंकि उसे अब तक ये लग रहा था कि आइस ब्लेड सॉर्सर तो लास्ट वॉर के बाद गायब हो चुका है। इस पर ये बताता है कि हाँ ये तो सच है, लेकिन इसके बाद आइस ब्लेड सॉर्सर की पावर मेरे अंदर ट्रांसफर कर दी गई थी। और यहाँ पर यही पता लगता है कि पिछला आइस ब्लेड सॉर्सर और कोई नहीं बल्कि रे की मास्टर हुआ करती थी। ये सब सुनकर तो प्रोफेसर के दिमाग के फ्यूज ही उड़ गए थे। वो एक काफी बड़े फायरबॉल से अटैक तो करती है, लेकिन रे की एक ही आइस ब्लेड उसे डार्क में बदल देती है। इससे भी अभी रुकने वाली कहाँ थी। वो इस बार अटैक करने के लिए अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन रे के पास भी अपना एंटी मटेरियल कोड का मैजिक है। उसके इस्तेमाल से इस डार्क मैजिक जैसे पावर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रोफेसर का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि रे ने बिना हाथ पर हिला ही इतने पावरफुल मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दिया। रे कहता है कि अब तुम एक आइस ब्लेड सॉर्सर की रियल पावर्स की कुछ झलक देखने वाली हो। प्रोफेसर की तो भाई यहाँ पर ये सब देखकर बिल्कुल ही पड़ जाती है और अब अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करने लगी। पर इतने में रे अपनी फ्रेम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने स्वॉर्ड से उसके पैर को ही काट देता है। और यार यहाँ पे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसको यकीन ही नहीं होता कि रे जैसा एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक आइस ब्लेड सॉर्सर कैसे हो सकता है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि बस रुक जाओ, मुझे अब कुछ भी मत करना, हम बात करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। वो यहाँ पर रे को बहला फुसला के अपनी जान की भीख मांगने लगी, जो सुनकर रे को भी लगा कि चल यार वैसे भी हमारी प्रोफेसर ही है, कर देते हैं एक बार इसे माफ। लेकिन यहाँ तुम्हें लगता है कि हम मानने वाले है। वो अपनी ईविल लाइक का इस्तेमाल करते हुए रे के ऊपर अचानक से काफी बड़ा अटैक करती है, और अब होना ही क्या था, रे को तो उसके इस अटैक से एक खरोच तक नहीं आती। ये देखकर तो उसे अब समझ में आ गया कि शायद उसने इस बार गलत पंगा ले लिया है। वो रे को मॉन्स्टर कह के बुलाती है। ये भी अपनी सोर्स से अब उसे खत्म करने के लिए तैयार होता है, जो देख के वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं 7 ग्रेड सॉर्सर के सामने नहीं टिक पाती, और उसमें से भी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइस ब्लेड सॉर्सर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप तो मुझे खत्म करने वाले हो। रे इस पर उसे मना करता है, जो देख के उसे समझ में आ गया कि शायद रे उसे अब जिंदा कैद करने की फिराक में है। तभी जल्दी से अपना पहने वाला लॉकेट बाहर निकाल कर अपने सर के अंदर ही घुसा लेती है, जो कि पूरा ही डार्क मैजिक से भरा हुआ था। इस वजह से अब उसकी पूरी बॉडी एक बड़ी खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है, और अब दोनों के बीच ही फाइट शुरू होने वाली थी। उसी बीच जो प्रोटेक्शन बैरियर
कैरियर ग्राउंड के ऊपर लगा हुआ था वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है और रे के सारे दोस्त भी उसकी मैजिक से आजाद हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर रे के ऊपर एक के बाद एक लगातार अटैक करती रहती है, लेकिन अपना रे भी आइस पावर के कारण इन सभी अटैक से बच जाता है। तंग प्रोफेसर अब उसके ऊपर एक बहुत ही बड़े फायर बॉल से अटैक करती है, लेकिन रे इस बार भी इसे बस अपने एंटी मटेरियल कोड को बढ़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। रे उसे आइस और फायर मैजिक के बीच का अंतर बताता है कि आइस और फायर मैजिक दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन का यूज करते हैं, लेकिन मैंने इस रजिस्ट्रेशन को अपर लेवल में ले जाकर उसे एंटी मटेरियल कोड में कन्वर्ट कर दिया और यही मेरी रियल पावर्स है। ये सुनकर तो प्रोफेसर को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि आज तक कोई भी एंटी मटेरियल कोड को सक्सेसफुली क्रिएट नहीं कर पाया। तो ये रे आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? रे एंटी मटेरियल कोड और मटेरियल शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए आइस वॉल क्रिएट करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रोफेसर डार्क मैजिक का यूज करती है, जो कि जरा भी काम नहीं आता। इधर रे की दोस्तों की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो देखते हैं कि रे यहाँ पर ज्यादा ही आइस पावर्स इस्तेमाल करने के कारण फ्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना रे इस लड़ाई को जारी रखता है। इसी बीच प्रोफेसर ये भी समझ जाती है कि रे अपनी पावर्स को ज्यादा सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। मौके का फायदा उठाकर वो उस पर अपना फाइनल अटैक करती है। रे भी पलटवार तो करता है, लेकिन इस बार थके हुए होने के कारण उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोई रास्ता न बचने पर वो जल्दी से अपनी आइस टोर्नेडो का इस्तेमाल करके प्रोफेसर को हमेशा हमेशा के लिए आइस बैरियर के अंदर कैद कर देता है और साथ में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उसी बैरियर पर गुलाब का फूल भी लगा देता है। अब इतनी ज्यादा पावर्स एक साथ इस्तेमाल करने के कारण रे कमजोरी से नीचे गिर गया। जो देख के उसके दोस्त उसकी तरफ आने लगते हैं। रे काफी खुश था कि आज उसने अपनी पावर से अपने साथियों की जान बचाई है। इसके बाद यहाँ पर हमें रे का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर नन्हा सा रे मास्टर को बैटलफील्ड के अंदर घायल पड़ा मिलता है, तो इसलिए मास्टर उसे उठाकर जनरल के पास लेकर आती है और उनसे रे को अपने साथ रखने की परमिशन मांगती है। इसके कुछ समय बाद प्रिंसिपल आकर उसे बताते हैं कि जनरल ने रे को साथ रखने से मना कर दिया है, क्योंकि वो लोग उसे अपनी कंट्री का सिटीजन नहीं मानते हैं। प्रिंसिपल मास्टर को ये बताती है कि रे जिस विलेज से बिलोंग करता है वो लोग आज भी भगवान और शराब में काफी बिलीव करते हैं। यही सबसे मेन कारण है कि वो रे को अपना सिटीजन नहीं मान सकते। मास्टर को इस पर काफी गुस्सा आता है कि वो लोग आखिर एक बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि वैसे भी रे को होश आ चुका है। इधर कैरोलिन रे से बार बार उसका नाम पूछती है। कैरोलिन याद है ना, ये वही 7 ग्रेट सॉर्सर्स में से एक। यहाँ रे उसके उतना पूछने पर भी कुछ जवाब नहीं देता और कुछ देर बाद मास्टर भी वहाँ आती है और तब जाकर कई बार पूछने पर रे उन्हें अपना नाम बताता है, जो सुनकर तो दोनों ही काफी खुश होती हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते कैंप के सभी लोगों को अब रे काफी पसंद आता है। कैरोलिन तो उसके लिए सबसे लड़ भी जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो रे को अपने घर में अपने साथ रखे, लेकिन इसके लिए बाकी लोग हाँ नहीं करते, क्योंकि मिशन के कारण वो ज्यादातर बाहर रहा करते हैं, तो ऐसे में रे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। इस सब देखते हुए जनरल भी मास्टर से उस पर इसकी राय पूछता है और इतने मेरे भी वहाँ पहुँच गया, तो मास्टर उसी से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इस पर रे कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ। मास्टर इससे इतनी खुश हो गई थी कि वो रे को अपनी आइस ब्लेड सॉर्सर की पावर से ब्लेसिंग्स देती है और अब मास्टर के कहने पर जनरल भी रे को उनके साथ रहने की परमिशन दे देता है और तब वो रे को एक सॉर्सर बनाने का फैसला करती है, जो सुनकर तो रे काफी खुश होता है। इसी तरह देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। रे भी अब बड़ा हो चुका था और उसने अब आइस ब्लेड सॉर्सर की पावर यूज करनी शुरू कर दी थी। वो तब इतना पावरफुल हो गया था कि उसने अपने सिर्फ एक ही अटैक में सामने से आ रही पूरी आर्मी को खत्म कर दिया, जो देख के तो उनकी कंट्री के सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं कि आखिर छोटा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ कैंप में चल रही मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर ये पता लगता है कि वॉर में अब मैजिक का यूज काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से उनकी कंट्री के काफी सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। सब देखते हुए जनरल रे से कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो किसी सेफ जगह पर जा सकते हो, क्योंकि अब बैटलफील्ड काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन रे इसके लिए नहीं मानता। उससे अपनी मास्टर की सिखाई हुई बात याद है, उसके पास जितनी ज्यादा पावर्स होती है उसके पास उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। साथ ही हार्वर्ड नाम का एक सोल्जर कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, अगर रे को कुछ हुआ तो मैं उसे बचा लूंगा। इसके बाद इस एनिमे का स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हार्वर्ड को कोई अनजान ताकत आकर हमेशा हमेशा के लिए उसे खत्म कर देती है, जो देख के रे गुस्से के कारण अपने पास कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ पर आइस का एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद यह वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर रे अब हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके आसपास मास्टर और प्रिंसिपल सब खड़े होते हैं। रे के घुसाने पर उसे लगा कि शायद मास्टर उससे नाराज होंगी, पर ऐसा नहीं था। मास्टर खुश थी कि उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए इन पावर्स का इस्तेमाल किया। अगर रे की जगह खुद मास्टर भी होती तो वो भी यही करती। रे तब अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगा, तो प्रिंसिपल उसे कहते कि तुम्हें घबराने कोई बात नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। मास्टर रे से ये कहकर जाने लगे कि ठीक होने के बाद मुझसे मिले जरूर आना। जब प्रिंसिपल रे से कहते कि वैसे तुम्हें स्टार्टिंग में इस फैसले के खिलाफ थी कि तुम्हें अकेडमी में पढ़ने भेजा जाए, लेकिन एक दिन तुम्हारी मास्टर MS वर्थ मेरे पास आकर अपना सर झुकाकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि तुम इस अकेडमी में आकर अच्छे दोस्त बनाओ। मैंने भी MS वर्थ को कभी किसी के लिए इतना सब कुछ करते नहीं देखा, तो प्लीज अब तुम भी अपनी स्कूल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। अब सुनकर तो रे भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से तो आंसू तक निकल आते हैं। साथ ही मास्टर भी खुद को नहीं रोक पाती और काफी जोर जोर से रोने लगती है। इससे ये पता चलता है कि मास्टर सच में रे की कुछ ज्यादा ही परवाह करती है, वो उसको बिल्कुल ही अपने बेटे जैसा मानती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल के वहाँ से निकलते ही रे के सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। अब रे फाइनली उन लोगों को अपनी सारी सच्चाई बताते हुए कहने लगा कि मैं 7 ग्रेट सॉर्सर्स में से एक हूँ, द आइस ब्लेड सॉर्सरर, जो सुनकर तो सभी हैरान थे। रे उन्हें बताता है कि लास्ट वॉर के दौरान जब उसने हार्वर्ड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा तो वो अपने पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी ब्लास्ट की वजह से उसकी मास्टर ने अपने पैरों को भी खो दिया, जिसका उसे आज तक अफसोस है। यहाँ तक कि रे तो ये भी सोचता है कि उसने बैटलफील्ड में कई सारे लोगों को खत्म कर दिया, तो शायद उसे
इस तरह चैन से जीने का कोई हक नहीं। उसके बाद सुनकर सभी इमोशन हो जाते हैं कि तभी रोज उसे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी मत सोचो, चाहे पास में तुमने जो भी किया हो, पर आज तुम जैसे हो हमें वैसे ही अच्छे लगते हो। साथ ही बाकी के लोग भी यहाँ पर रे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं और इन लोगों की बातें सुनकर रे को अपनी पुरानी कैंप वाली टीम की याद आती है। अब इसके बाद रात होने पर एल्बर्ट रे से मिलने के लिए आता है। असल में वो यहाँ पर अपनी की गई हरकतों के लिए उससे माफी मांगने के लिए आया था और ये रे तो अपना मेन कैरेक्टर है ना, तो वो भी उसे माफ कर देता है। साथ ही वो उसे काफी सारी ज्ञान की बातें बताता है जो कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बस तुम समझ जाओगे। अपना रे यहाँ पर एल्बर्ट को लाइफ की टीचिंग्स दे रहा है। जैसे इतनी ज्ञान वाली बातें सुनकर एल्बर्ट को अब जाकर अपनी गलती पर एहसास होने लगा और वो उससे वादा करता है कि आज के बाद वो कभी किसी दूसरे के साथ गलत बर्ताव नहीं करेगा। अब सारी मुसीबतें खत्म हो जाने के बाद अकेडमी में कुछ दिन बीत जाते हैं और अब क्लास में प्रोफेसर ग्रे की जॉब पर कैरोलिन उन लोगों की नई टीचर बन के सामने आती है, जिसका इतना खूबसूरत और नया चेहरा देखकर सारे लड़कों के तो मन में लड्डू ही फूटने लग जाते हैं। लेकिन यही अपना रे तो ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गया और सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गई। कैरोलिन सबको यहाँ पर सोर्समैनशिप कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है, जो कि एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें 3 अकेडमी के स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स प्रीलिम्स से पार्टिसिपेट करेंगे और सेकंड ईयर वाले या फिर उसके ऊपर के स्टूडेंट्स डायरेक्ट एलिमिनेशन में पार्ट करेंगे। टोटल 16 लोग इसके अंदर मेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। कैरोलिन कहते हैं कि वैसे कंबाइंड स्किल्स में हम लोग ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो डोमा अकेडमी है वो फिजिकल कॉम्बैट में हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और लास्ट में जो मेलग्रॉस अकेडमी है वो अकेडमिक रिसर्च में बहुत आगे है। वहाँ के बच्चे तो पक्का आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिसर्चर्स बनेंगे। हर अकेडमी के पास अपना एक अलग बेनिफिट है, तो हर कोई एक दूसरे से बेहतर और बहुत अलग है। कैरोलिन जैसे कहते हैं कि इस कॉम्पिटिशन की सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूँ और तो मैं आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हो। उसके आते ही भाई तो ऐसे घबरा गए जैसे उसने किसी भूत को ही देख लिया हो। कैरोलिन रे के पास जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करने लगी, जो देखकर तो डर के मारे चिल्लाने ही लग गया। इसके कुछ समय बाद दिखाया गया रे और क्लैरिस दो स्टूडेंट्स का मैच देख रहे हैं, जहाँ क्लैरिस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा। तो रे यहाँ पर उस ब्लू बॉल वाली लड़की को चुनता है। इसकी कॉम्बैट स्किल्स तो इतने अच्छे नहीं थे, पर मैजिक को ये बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है, इसलिए रे को यकीन है कि ये जीतने वाली है। और यार जब मैच खत्म होता है तो वही लड़की जीतती है। क्लैरिस को काफी हैरान होते हुए उसे पूछती है क्या आखिर तुम सिर्फ 2 सेकंड में कैसे बता सकते हो कि कौन फाइट में जीतेगा। लेकिन अपने रे के लिए तो बहुत ही आसान था क्योंकि वो सबसे पावरफुल सॉर्सर जो है। इसके बाद अगला मैच रोज का होता है, जहाँ सब उसी को सपोर्ट कर। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में तुम्हारी स्किल्स देखने के लिए, चाहे कुछ हो जाए तुम वॉल्गरेन से कभी नहीं हार सकती। इधर रे आकर रेबिका से पूछता है कि आखिर वो है कौन जिसे जीतने के लिए रोज इतनी सीरियस हो रखी है। जिस पर रेबिका उसे बताती है कि वॉल्गरेन को ड्रामा अकेडमी वाले रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजेंगे। लेकिन पूछने पर रेबिका कहती है कि वैसे तो वॉल्गरेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर रोज जैसी बिल्कुल नहीं। असल में वॉल्गरेन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि रॉयल फैमिली वालों को ही नोबल्स कहा जाता है। रेबिका बताती है कि वॉल्गरेन एक ऐसी लड़की है जो अपने नोबल होने पर काफी घमंड करती है। अगर ये किसी से फाइट करने आती है तो उस वक्त वो अपनी पूरी नोबल प्राइड को दांव पे लाके फाइट करती है और ये वजह उसके इतने पावरफुल होने का। दूसरी तरफ यहाँ रोज अपने फाइनल मैच का अपोनेंट एल्बर्ट को भिजा देती है और हारने के बावजूद भी एल्बर्ट भी क्वालिफाई करता है, लेकिन सेकंड प्लेस से, क्योंकि वो अकेडमी के फाइनल मैच तक पहुंच गया था। पर फिर भी यहाँ एल्बर्ट हारने के बाद भी काफी अच्छा बर्ताव करता है, जो देखे तो क्लैरिस भी हैरान होती है क्या यार भला ये कब से इतना अच्छा हो गया। इसके बाद शाम होने पर रे जाकर उसको बधा देता है कि उसने टूर्नामेंट क्वालिफाई कर लिया। रे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम फाइट करते वक्त इतनी घबराते क्यों हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस पर रोज कहते हैं वॉल्गरेन को हराने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रे उससे कहता है कि अभी टूर्नामेंट शुरू होने में 1 महीना बचा हुआ लगता है और इसके बाद से दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इनके बीच की दोस्ती में दरार आने का कारण ये नहीं था कि वॉल्गरेन चेंज हो गई, बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से हारने के बाद रोज चेंज हो गई, क्योंकि रोज एक काफी बड़ी नोबल फैमिली से है, तो उसके लिए जीतना बहुत जरूरी था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रोज आकर ट्रेनिंग के लिए रे को खोजती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। अचानक ही उसके सामने रे एक मास्टर आकर आता है। तो उसके पूछने पर रे कहता है कि मैं आपसे तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम आप मुझे रेंजर कह के बुलाना। रोज कहती है कि वैसे जर क्या होता है, तो इस पर रे चिल्लाते हुए कहता है कि पगली जर नहीं रेंजर, अभी तो तुम्हें अकेडमी का ग्राउंड लगाना है और उसके बाद फॉरेस्ट का भी। सारे राउंड लगाने के बाद तुम्हें यहीं वापस आना है, और क्योंकि अभी सिर्फ 20 किलोमीटर की रनिंग है तो तुम किसी भी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों ही रनिंग करने लग जाते हैं और ये बताता है कि बहुत सारे सॉर्सर्स रनिंग करते वक्त अपने फिजिकल एनहांसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्त तुम्हें जानना ही होगा कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी बॉडी ही है। भले तुम्हारे पास कितने भी स्किल्स हो, लेकिन अगर तुम फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम्हारी कोई भी स्किल्स काम नहीं आने वाली। ट्रेनिंग खत्म होने पर रे कहता है कि भले आज की ट्रेनिंग आसान थी, लेकिन बेटा कल की ट्रेनिंग तो इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, तो रेडी रहना। तो उस पर से रे को रेंजर कहना भूल जाती है। इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बोला ना मैंने, मुझे रेंजर बुला करो। और इसी तरह हर दिन रोज के 10 बड़ी ट्रेनिंग चलती रहती है और अपना रेबिया बिल्कुल शक्ल लौंडा बन चुका था। रोज तो सोचती है कहीं मैं नरक में तो नहीं आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि रे तो खिड़की से लटकते हुए उसे बर्तन पीट कर उठा रहा है। रे कहता है आखिर तुम सो कह सकती हो, जल्दी से उठकर अपनी ट्रेनिंग के लिए आओ। लेकिन नीचे उतरने पर सर उस पर काफी गुस्सा होने लगी, क्योंकि वो ऐसे ही गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं आ सकता। इस पर रे कहता है अरे मैं रे नहीं बल्कि इसका मास्टर हूँ और मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको ज्यादा दुख पहुँचा तो। तभी रे की नजर रोज पर पड़ती है जो उसे छुप कर भागने की कोशिश कर रही है, जो देख के रे कहता है कितने आसानी से बचे कहाँ जाओगी मैडम। रे तो बस जाके कूद गई, एक बार में ये रोज को पकड़ लेता है। रे बस शॉप के लिए पहना हुआ है। रे कुछ देर में अपने मास्क की वजह से रोज को ढूंढ लेता है। इधर बेचारी रोज खुद को छुपा कर बैठी हुई थी कि तभी उसे ढूंढते हुए रे बड़े डरावने तरीके से उसके सामने आता
जाता है। अचानक से रेको सामने देखकर वो काफी डर गई। वो कहते कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भागी नहीं थी, मुझे तो बस थोड़ा आराम करना था। फिर अपने रे के सामने उसे कोई बहाना नहीं चलने वाला। रे उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाने के लिए उसे घसीटते हुए ले जाता है, भले ही वो कितना भी चिल्लाती रहे। अब इसके बाद अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रे सुबह सुबह एक लड़के के रूप में अपने कमरे से बाहर निकलता है। इधर रोज भी अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करती है और आज तो कुछ उसने अपना नया रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं पर लड़की के गेटअप में उसके बगल से निकलते हुए कहता है कि मेरी नजर तुम पे है। ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं। रे मन में सोचता है कि अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पर अब मेरा मेन मिशन स्टार्ट होगा क्योंकि अब मैं डियोम अकेडमी जाने वाला हूँ। और इसके बाद दिखाया कि रे डियोम अकेडमी पहुंच चुका है। यहीं पर रे देखता है कि सामने खड़ी एक लड़की रो रही है, तो उसके पास पहुंच के अचानक से उस बॉक्स के अंदर से निकलता है। असल में यहाँ पर इस लड़की की बहन खो चुकी थी, तो रे उसे कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। रे उसे अपना नाम लिली बताता है और इस छोटी बच्ची का नाम टियाना वॉल्ग्रेन है, जो सुनते ही रे शॉक हो गया। कुछ देर में रे उसकी बड़ी बहन को ढूंढ लेता है जिसका नाम आरियाना है, और यही है रोज की पुरानी फ्रेंड आरियाना वॉल्ग्रेन। आरियाना और रे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आरियाना उसे देखते ही समझ चुकी थी कि लड़की जरूर किसी और अकेडमी से है। रे को कोई भी इस लड़की के गेटअप में नहीं पहचान पाता, क्योंकि बस उसने रूप तो बदला ही था, साथ ही साथ उसने अपनी आवाज ही बिल्कुल लड़की जैसी कर ली है। अब जब आरियाना को इतना शक हो ही गया था, तो रे उसे बताता है कि मैं कोई लड़की नहीं, मैं एक लड़का हूँ, मैं आर्नल्ड अकेडमी से रे वाइट हूँ। वो सुनकर तो पहले बहुत हैरान हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो तो रे को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाती है। आरियाना से कहते हैं वैसे मैं तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम वो पहले ऑर्डिनरी हो जिसने आर्नल्ड अकेडमी में एडमिशन लिया है। दरअसल रेगी पावर्स के बारे में इन लोगों ने भी काफी चर्चा सुनी है। रे यहाँ पर असल में से फाइट करने आया था, और क्योंकि उसने उसकी छोटी बहन की मदद की तो भी फाइट करने के लिए मान जाती है। थोड़ी बकवास के बाद दोनों ही फाइट शुरू करते हैं। आर्यन ने जल्दी से जमीन पर झुक के एक लाइटनिंग अटैक करती है, जिससे रे का स्वॉर्ड वहीं पर टूट गया। रे को भी आर्यन काफी स्ट्रॉन्ग लगी, तो उसे भी रिस्पेक्ट देता है। मतलब ये रे भी कोई फाइट होती है, कौन से हम ढंग से फाइट तो कर लेते। उसकी छोटी बहन के जाने के बाद आर्यन रे से पूछते क्या तुम स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लोगे, जिस पर रे बताता कि कुछ कारणों की वजह से मैं बस उसमें कमेटी मेंबर के तौर पर पार्टिसिपेट करूंगा। वैसे क्या तुम्हें पता है, मैं अभी तुम्हारी एक पुरानी फ्रेंड को कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, जिसका नाम रोज है। ये सुनने के बाद आर्यन समझ गई कि यहाँ क्यों आया है। रे कहता कि चाहे कुछ हो जाए, इस बार तुमसे रोज हार नहीं सकते, क्योंकि मैंने उसे ट्रेन किया है। इधर रोज को दिखाया गया जो कि अपनी आज की ट्रेनिंग से कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी। तभी अपना रे उसे आकर कहता है और ट्रेनिंग कैसे चल रही तुम्हारी। लेकिन जब ये रोज और बाकी सभी जब उसे देखते हैं तो वो उस लड़की के गेटअप में ही होता है, और जब रे उन्हें बताता है कि उसने बस ये बेस बदला है, तो उन लोगों तो पूरे होश उड़ जाते हैं। अब ऐसा तो होना ही था, क्योंकि भाई ये बंदा पूरा लड़की में बदल चुका है, इतना कि कोई भी उसे पहचान न सके। अगले दिन रे अपने सारे दोस्तों को लेकर अपने मास्टर से मिलाने लेकर जाता है। रे मास्टर के पास आकर बताता है कि सारे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो उनका इंट्रोडक्शन सभी से करता है, जहाँ एलिजा तो उनकी काफी बड़ी फैन थी, इसलिए वो बुक पर एक ऑटोग्राफ भी मांगती है। इसके बाद जब क्लैरिस खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो उससे पहले मास्टर से कहते कि तुम्हें हंटर बनना है ना, और तब वो अपना एक कार्ड सभी को दिखाती है। तो देखे क्लैरिस तो बिल्कुल हैरानी होती है, क्योंकि पहली बार लाइफ में उसने इस कार्ड को देखा। दरअसल ये कार्ड टॉप लेवल के हंटर्स के पास ही होता है। इसके बाद रोज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, जिस पर मास्टर से कहते हैं कि हम तो अक्सर पार्टी से मिलते ही रहते हैं, वैसे मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है अकेले में। इधर मेड भी रे को थोड़ा अलग ले जाकर बताती है कि एक बुरी खबर है, ग्रिम रीपर के लोग अपनी चाल चल रहे हैं। रे के पूछने पर मेड कहते हैं फिलहाल तो इसके बारे में भी ज्यादा किसको भनक नहीं लगी, मगर इस टाइम पर ये हो रहा है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। मेड कहते हैं कि बहुत सारे हाई क्लास लोग भी इस कॉम्पिटिशन में होंगे, तो रे तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। इधर मास्टर रोज से आकर पूछते कि बोला तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। पहले तो रे मुझे अपनी डेली रिपोर्ट्स भेजा करता था, पर आजकल तो इसमें सिर्फ तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रही हो। वो उसे बताते कि भले ही रे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंने उससे सब कुछ सिखाया है, पर मैं उसे इंसानी दिल को समझना नहीं सिखा पाई। रे जब हम लोग के साथ था तो वो ढंग से अपनी जिंदगी तक नहीं जी पाता था, और न ही उसे दोस्त होने का मतलब पता था। ये वजह थी कि मैंने उसे अकेडमी भेजा। मास्टर कहते हैं वैसे तुम जो चाहो कर सकती हो, पर अभी रे को ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम जरूर उससे कुछ छुपा रही हो। इसके कुछ समय बाद रे रोज को फिर से ट्रेनिंग करने के लिए ले आता है, जहाँ रे उससे कहता है कि आज तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है, और अगर तुमने इसे पास कर लिया तो मैं तुम्हें बैज ऑफ रिकॉग्निशन दूंगा। रे रोज को चैलेंज देता है कि तुम्हें मेरे ऊपर लगे इस फ्लावर को गिराना होगा, और घबराओ मत, मैं अपनी ताकत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। वैसे यहाँ पर हमें दिखाया तो नहीं गया कि इस फाइट में आखिर जीता कौन है। और यही दूसरी तरफ स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन शुरू होने का वक्त हो चुका था, जहाँ प्रिंसिपल की थोड़ा मोटिवेशन देने के बाद फाइनली अब कॉम्पिटिशन शुरू होता है। यहाँ पर सैरा और कैरोलिन भी होती है। फर्स्ट मैच रोज का ही होता है एक नॉर्मल से फाइटर के साथ। प्रिंसिपल उन्हें रूल समझाते हैं क्या तो तुम्हें जीतने के लिए अपोनेंट को स्टेडियम से बाहर फेंकना होगा, या फिर जो अपोनेंट के चेस्ट पर रोज लगे हैं उसे वहाँ से हटाना होगा, और अगर मैंने मैच स्टॉप किया तो उसके बाद कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। मैच शुरू होते ही वो लड़का रोज के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन वो उसे बस डॉज करते हुए अपनी मैजिक से उसके चेस्ट पर लगे रोज को जला देती है। बाकी लोग ये देख कुछ ज्यादा हैरान होते हैं कि तब कैरोलिन बताती है कि रोज ने ऑलरेडी स्टेडियम के अंदर फायर मैजिक छुपा कर रखा था, इसी वजह से उसके लिए जीतना कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। इधर स्टेडियम से बाहर कहीं जाने लगा। अभी के पूछने पर वो कहता है कि भाई मैं अपनी कम्युनिटी मेंबर के तौर पर अपना फर्ज निभाने जा रहा हूँ। फिर एल्बर्ट के पास पहुँचता है और उसे एक रोज देते हुए कहने लगा कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। एल्बर्ट भी उससे वो रोज लेकर फाइट के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर शुरू होता है मैच एल्बर्ट और आरियाना का। स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे पर खतरनाक अटैक्स करने शुरू कर देते हैं। दोनों की फाइटिंग स्किल्स गजब की होती है, पर आरियाना फिर भी भारी पड़ते हुए एल्बर्ट को किसी तरह जमीन पर गिरा देती है। आरियाना कहने
कहने लगी वैसे अब तुम्हारे जितने के चांसेस ज्यादा नहीं, कब हार मान जाओ। तब एल्बर्ट कोरे की गई हुई वो कुछ बातें आने लगी और वो इस बार उठकर बहुत ही स्पीड में आर्यना के ऊपर अटैक करता है। उसके इस अटैक से आर्यना की तलवार ही उसके हाथ से छूट गई, पर फिर भी वो किसी तरह एल्बर्ट की तलवार को पकड़ लेती है और अपने मैजिक से उस तलवार को वहीं पर तोड़ डालती है। आखिर में आर्यना का एक पावरफुल पंच लगने पर एल्बर्ट सीधा स्टेडियम के बाहर ही आ गया और इसी के साथ आर्यना मैच जीत जाती है। रूस के दोस्त भी देख के हैरान थे कि भाई तो गजब की फाइटर है, रूस की फाइट इससे होने वाली है क्या। दूसरी तरफ इधर रिक कहीं जा रहा होता है लेकिन एक अनजान चीज उसे पीछे से घूर रही थी। वो जैसे रिक पर अटैक करने वाला था कि तभी रिक पीछे मुड़ता है। अचानक से वो चीज गायब हो गई और पीछे से एनवायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट सामने आता है। दोनों अब एक साथ रे की मास्टर एम्सवर्थ के पास पहुंचे जहाँ रे को कुछ अजीब दिखता है तो उन लोग से पूछता है उनके बारे में। मेड कहते हैं चलो मैं तुम्हें पहले हील ड्राइव के बारे में बताती हूँ। हील ड्राइव वो लोग होते हैं जो कि एम्पायर को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराते हैं। यहीं पर एम्सवर्थ यानी कि रे की मास्टर उसे बताते हैं जिसे तुम मेरी मेड समझ रहे हो ना, वो इस पूरे एम्पायर की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंट है। इस सुन के तो रे को भी यकीन नहीं होता क्लैरिसा एक एजेंट है। दरअसल मास्टर की इस मेड का नाम क्लैरिसा है। और तब एनवायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट बताता है कि मैं इसका भाई हूँ। रे इससे पूरी तरह हैरान था क्योंकि आज से पहले उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। तब प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं क्रीम रिपर्स ने इस टूर्नामेंट में दखल दिया है। उन लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग हाई क्लास के नोबल्स के बच्चों को पकड़ कर उन्हें मार दे। वो रे से कहते हैं कि तुम बस अभी उनसे अलर्ट रहना क्योंकि उनका भी मेनली टारगेट स्टूडेंट्स है। और साथ ही क्लैरिसा का छोटा भाई रेक्स एनवायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी का इंचार्ज है। तो अगर कुछ भी तुम्हें सस्पिशियस दिखे तो पहले इसे बताना। एम्सवर्थ भी उससे कहती है अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम इस मिशन में आइस ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी अब डिसाइड कर लेता है कि वो क्रीम रिपर्स को रूस के बैटल के बीच में बिल्कुल नहीं आने देगा। इसके बाद अगले दिन का टूर्नामेंट दिखाया गया जहाँ सीनियर सेक्शन में मैच चल रहा था और रेबेका भी सीनियर्स के फाइनल पहुंच जाती है। एलिस और क्लेरिस कुछ ज्यादा घबराए हुए थे और रे को बताते हैं कि रोज ने तो खुद को कमरे में ही बंद कर लिया, वो बाहर भी नहीं आ रही और न ही हमसे कुछ बात कर रही है। नहीं पर दूसरी तरफ एक दूसरा मैच भी चल रहा था जहाँ पे एक लड़का बस सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इस मैच को जीत जाता है और ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर देने वाला मैच था क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना जल्दी मैच नहीं जीता। और वो वहाँ से जाते हुए रे की तरफ देखता है। इसके कुछ समय बाद अब रे अभी कहने पर रोज से मिलने जाने लगता है। वो उसके गेट पर जाकर उससे कहता है कि रोज गेट खोलो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जो उसे वहाँ पर काफी समझाता है तो आखिर वो गेट खोल ही देती है। रोज कहते हैं कि मैं तो बस इस वक्त एक रोल पूरा कर रही हूँ रॉयल फैमिली की बेटी होने का। मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंची, लेकिन यही अगर मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे पास्ट से कंपेयर करूँ तो मैंने तो कुछ भी तुम्हारा जैसा नहीं किया। रे उसे इस बात पर समझाता है और ऐसे सोचने से मना करता है और इसके बावजूद भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी आर्यना से नहीं जीत पाएगी। रोज को ऐसा लगता है कि उसके पास जीतने का कोई कारण नहीं और वो तो बस पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह है। रे उसे कहता है तुम्हें सब सोचने की जरूरत नहीं, अपने जीने का मकसद ढूंढो। और साथ ही उसे यहाँ पर बताता है सच कहूँ तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसके पूछने पर रे कहता है चाहे कुछ हो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और आखिर में अभी तक समझाने के बाद फाइनली रोज के दिमाग में उसकी कुछ बात जाती है। वो वहीं पर रे का हाथ पकड़ के सो चुकी थी और उसे वहां से जाने नहीं देती है। तब रे याद करता है कैसे उस दिन उससे फाइट करते वक्त रोज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। रे को यकीन है कि चाहे कुछ हो जाए रोज इस मैच को जीतने वाली है। इसके बाद इस कॉम्पिटिशन का फाइनल होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट करेंगे आर्यना और रोज। रे सभी को आकर बताता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे समझा दिया और वो इस फाइट में जरूर आएगी। और तब क्लैरिस के पूछने पर रे कहता है कि मैं कल पूरी रात उसके साथ था। ये लोग तो इस समय कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। अभी तो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि अपना मासूम लड़का इतनी जल्दी मर्द बन जाएगा। दूसरी तरफ क्लैरिस को भागते हुए दिखाया जाता है जहाँ उसके पीछे वही अजीब सैनिटी होती है। देन एनवायरमेंट क्लब के प्रेसिडेंट रेक्स को दिखाया गया जो कि एक लाइट चमकते हुए देखता है। वो अब सारा के पास जाकर काम का बहाना ला के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो रे के पास आकर उसे बताता है क्लैरिस के साथ 8 और रॉयल स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया गया है। जो सुनकर अब रे भी उन्हें खोजने की सोचता है और बताता है कि मुझे नीचे से एक डेथ का ऑरा महसूस हो रहा है। इधर अब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी शुरू होने वाला था। आर्यना मैच के स्टार्ट में अपनी तलवार हवा में फेंक के अपने अंदर से तरह की पावर को तेजी से रिलीज करते हुए कम्प्लीटली अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेती है। आर्यना रोज के ऊपर अटैक करने शुरू करने लगी और अचानक से उसके ऊपर एक खतरनाक मूव इस्तेमाल करती है। जो देखते ही अभी बोलता है कि यार इसी मूव से एल्बर्ट हारा था। कैरोलिन बताते हैं कि आर्यना की फैमिली का फिक्स सॉर्सरी ओरिजिन है। इस मैजिक की वजह से जो नॉर्मली फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आर्यना यहाँ पर बिल्कुल ही रोज के ऊपर थोड़ा भी दया दिखाते हुए उस पर लगातार अटैक्स करती है, लेकिन इतने में अब जल्दी से रोज अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करती है। आर्यना ये देख के थोड़ा पीछे हटी और रोज से कहती है तुमसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। इधर रेबी क्लैरिस के पास पहुंच जाता है जहाँ जैसे ही वो उसे उठाने लगा उस बेसमेंट के अंदर एक मैजिकल ट्रैप क्रिएट हो जाता है जिससे अभी लोग बाहर के लोग किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और तभी वो सारे क्रिमिनल्स भी सामने आते हैं। रे अब क्लैरिस से माफी मांगते हुए उसे उठाकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगा। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके आइस ब्लेड्स को निकाल लेता है। रे भी अब इन क्रीम रीपर से फाइट करने शुरू कर देता है और रे के सामने तो लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। वो अब रे से बचने के लिए उसके आसपास कंप्लीट डार्कनेस क्रिएट कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपना रे काफी खतरनाक एंटी मटेरियल कोड का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पर लाइट सामने आ गई। और साथ ही रे के इस एंटी मटेरियल कोड को क्रिएट करने से जो बैटल चल रही थी उनके मैजिक क्रिएचर्स जो कि उन्होंने क्रिएट किए थे वो सबके सब गायब हो जाते हैं। कैरोलिन ये देख के समझ जाते हैं कि इसका मतलब रे अपनी एंटी मटेरियल कोड का इस्तेमाल कर रहा है। इस सारे क्रिमिनल पर सब डर के मारे भागने की कोशिश करने लगे और भाई अपने रे के हाथों से इतनी आसानी से बच के जाएंगे कहा। वो इस सभी को अपनी आइस क्रिस्टल्स के अंदर जमा कर देता है। इतने में रेक्स भी वहाँ पहुँच गया और रे कहता है कि मैंने बस अभी नहीं रोका है, मारा नहीं। रेक्स उसे कहता है क्या तुम जा सकते हो, यहाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और भैया रे तो कुछ ज्यादा जल्दी में
था वो क्लेरिस को बिना उतारे वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट में आर्यन और रोज में से कोई भी फाइट में गिव अप करने को तैयार नहीं होता, जो देख के आर्यन अब सबसे अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने का फैसला करती है। उसके पूरे शरीर के आसपास बिजली आनी शुरू हो जाती है और उसका रूप तो इस बार बिल्कुल ही अलग होता जाता है। रोज को ये देख के यकीन नहीं होता कि इससे भी ज्यादा पावर्स इंक्रीज कर सकती है। उसी वक्त आर्यन बहुत स्पीड में आकर रोज को एक पंच देती है, इस पर रोज थोड़ा सा डिफेंस करने लगी, लेकिन इसके बावजूद ही वो उस पर एक और खतरनाक पंच मारती है। इस सब रोज का फादर ही बैठकर देख रहा था। वो अब जमीन पर गिर चुकी थी और आर्यन उसे हार मानने को कहती है। अब यहाँ पर रोज भी लगभग हार मानी चुकी थी, इतने में रे वहाँ आकर उसे पुकारता है। उसकी आवाज सुनते पता नहीं उसके अंदर एक अलग ही जोश बढ़ गया और वो भी अब अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद रोज कहती है, बेटा अब तो मुझे छू के तो दिखा। वो आर्यन की तरफ घूमते हुए अपने अटैक का इस्तेमाल करती है। उसके अटैक करने के बावजूद भी आर्यन किसी तरह फिर से उस पर अटैक करने लगी, लेकिन वो तो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाती और रोज वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसा यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। रोज कहती है, मैंने कहा ना तुम मुझे टच नहीं कर सकती। सभी देख के बहुत ही हैरान थे और ये कैरोलिन हर बार की तरह इस बार भी इस अटैक को समझाती है। वो बताती है कि कॉन्सेप्ट है इंटरप्रेट्स ओरिजिन का। जहाँ तक मुझे पता है इसमें बटरफ्लाई थ्योरी का भी इस्तेमाल होता है। ये उन अटैक्स में से एक है जिसे स्पेशल सॉर्सर्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें अपन जिस बटरफ्लाई पर अटैक करता है वो बटरफ्लाई अपने आप को दूसरे से रिप्लेस कर देती है। इस कारण से इस अटैक के यूजर को कोई टच नहीं कर सकता। इधर इनकी फाइट दिखाई जाती है जहाँ आर्यन हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी कई कोशिशों के बावजूद भी वो रोज पर एक भी अटैक नहीं कर पाती, उल्टा उसके ऊपर हर बार एक बटरफ्लाई ब्लास्ट होता है। और साथ साथ अब तो रोज की हालत भी कुछ ज्यादा खराब होने लगी। ये देखकर समझ जाता है कि रोज ने पावर कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर ली। इधर तो यार इसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो गया। पर यार अब भी इन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे, जहाँ रोज के अटैक से तो आर्यन की शील्ड भी टूट जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आर्यन फिर से अटैक करने लगी। धीरे धीरे अब इन दोनों की हालत और भी बुरी हो जाती है। रोज का फादर भी फाइट देख के हैरान था और अब आखिरकार दोनों अपनी फुल पावर में अपना अपना फाइनल अटैक इस्तेमाल कर देते हैं। आर्यन के चेस्ट पर जो फ्लावर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद दिखाया गया कि आर्यन हार चुकी है और रोज की भी हालत अब बहुत ही खराब होती है। यार इन दोनों की अपनी कुछ इमोशनल बातें चलती हैं जो कि इतनी कोई जरूरी बात भी नहीं है। आखिर में आर्यन अब रोज के गले लग जाती है। इससे रोज को याद आता है कि इसने तो मुझे इस तरह गले लगाया जैसे मुझे बचपन में लगाया करती थी। इतनी लंबी लड़ाई के बाद अब दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हर कोई आज की इस फाइट को देखकर काफी खुश था और यहाँ तक कि रोज का फादर उसके लिए तालियां भी बजाता है। साथ ही अब आर्यन और रोज के फादर के बीच भी इससे अब काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ रोज के पास उसकी हालचाल लेने के लिए आता है। रोज यहाँ पर अब खुश थी कि फाइनली अब ये सब खत्म हुआ, देखिए वो जानलेवा ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। उसको यहाँ पर वो बातें भी याद आती है जो रे ने उससे कही थी कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। वो तो ये सोचकर शर्माई जाती है कि क्या सच में रे उससे प्यार करता है। रोज उससे पूछते है कि वैसे क्या तुम्हें पता था कि मेरी पावर्स क्या है, जिस पर रे उसे बताता है कि मुझे उन पावर्स के बारे में अच्छे से पता तो नहीं था, पर तुम्हारी ट्रेनिंग के वक्त मुझे पता लग गया था कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग पावर्स हैं। रे उसे अब आज की इस जीत के लिए बता देता है। इसके बाद अब दिखाया जाता है कि रे और उसके सारे दोस्त उस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड को देखने जा रहे हैं। अगर तुम लोग को याद हो तो कैरोलिन ने हमें ये बताया था कि ये टूर्नामेंट 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर के सीनियर स्टूडेंट्स भी पार्ट लेंगे। तो अभी रूस की जो फाइट हुई थी वो सेकंड ईयर के टूर्नामेंट की फाइट थी और रेबिका थर्ड ईयर की स्टूडेंट है जो कि सबसे सीनियर है। तो अभी उसका फाइनल मैच होने वाला है। रेबिका का यहाँ पर अपोनेंट वो मिस्टीरियस इंसान है जिसने की लास्ट टाइम सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर ही अपनी फाइट जीत ली थी और इसका नाम ल्यूकस है। रे नोटिस करता है कि इस फाइट को देखने तो रेबिका की छोटी बहन भी आई है। दोनों की फाइट अब शुरू होती है, पर पता नहीं यहाँ पर आखिर होता क्या है। रेबिका इस फाइट की शुरुआत में कहीं खोसी गई और वहीं दूसरी तरफ ल्यूकस एक बहुत ही अजीब अटैक करता है जिससे काला धुआं निकल कर रेबिका के ऊपर आके उसे कवर करने लगा और जैसे ये धुआं गायब होता है तो उसके चेस्ट पर लगा रोज भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के बाद ल्यूकस अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे पता नहीं कैसे पर इसने रेबिका को हरा दिया। किसी को भी ये देख के अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ल्यूकस जब वापस जाने लगा तो सामने रे को देखता है। पूरे से कहता है, तो तुम ही हो ना अभी के आइस ब्लेड सॉर्सरर, सुना है मैंने काफी तुम्हारे बारे में। रे कहता है, मुझे पता नहीं था कि फेयरलेस ब्लेड का टाइटल ऑलरेडी पास डाउन किया जा चुका है। उसे यहाँ पर ये समझ नहीं आता कि ल्यूकस जो कि एक फेयरलेस ब्लेड सॉर्सरर है वो आखिर इन स्टूडेंट्स के टूर्नामेंट में क्यों आया है। और हाँ, ये लूकस उन 7 ग्रेट सॉर्सरर्स में से एक है। जैसे रे को ये पावर्स उसके मास्टर ने दिया था वैसे लूकस को भी ये पावर्स पुराने फेयरलेस ब्लेड सॉर्सरर ने दी है। लूकस कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया, मैं तुम्हें साबित करके रहूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर फेयरलेस ब्लेड है। वो जाते हुए कहता है, याद रखना मैं अगले साल तुमसे ठीक यही मिलूंगा। इधर कैरोलिन और बाकी लोग उन रिपर्स के पास पहुँचते हैं जिन्हें कुछ देर पहले रे ने पकड़ा था। कैरोलिन सामने आकर इन पर एक मैजिक करती है जिसका नाम है कैरोल वंडरलैंड और इसी के बाद ये सारे बिल्कुल होश होकर कैरोलिन की बात मानना शुरू कर देते हैं। जैसा वो कहती है ये लोग बिल्कुल ही वैसा करते हैं। ये देखकर तो प्रिंसिपल भी हैरान थी और कहती है कि तो सच में स्पेल बाइंडिंग सॉर्सरर है जो कि किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सकती है। यही कैरोलिन उससे उनके बॉस का नाम और उनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछती है और अब इससे पहले कि लोग कुछ बोल पाते इन सभी के हेड अचानक से ही पता नहीं कैसे पर ब्लास्ट हो जाते हैं। इधर एकेडमी के अंदर रे को दिखाया गया जो कि सभी से कहता
कहता है हमें अब इस आने वाले स्कूल फेस्टिवल में मेड कैफे बनाना चाहिए। असल में इस अकेडमी में कुछ दिन बाद एक फेस्टिवल शुरू होने वाला है जिसके लिए सभी को मिलकर एक स्टॉल बनाना है। तो यहाँ पर आकर सभी को सजेशन दे रहा है मेड कैफे बनाने का, पर कोई भी इसकी बात पर एग्री नहीं करता क्योंकि मेड बनने का मतलब सर्वेंट बनना है। इसके बाद एक दिन पहले का सीन दिखाया गया जहाँ रोज रे को बताती है कि आने वाले कल्चरल फेस्ट में उसे एक मेड कैफे बनाना है। रे को उसका आइडिया काफी पसंद आया, उसे लगता है ये बहुत लोग इस आइडिया पर हाँ करेंगे। पर दिक्कत तो ये थी कि इस अकेडमी के अंदर सारे रॉयल फैमिली के बच्चे भरे पड़े हैं, तो ये लोग इतने आसानी से मेड बनने के थोड़े न मानने वाले। रोज ऐसी 2-4 बातें और क्या के रे को मेड कैफे बनाने के लिए अपनी साइड कर लेती है। और अब अगले दिन रे जोश में आकर सभी को मनाने के लिए मेड कैफे से रिलेटेड 2-4 बातें फेंकता है और कहता है कि भाई अगर तुम लोग कर लोगे ना तो इससे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। पर उसके भाषणों का भी कोई फायदा नहीं होता, किसी को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। अब तभी कैरोलिन एक मेड की ड्रेस पहन के वहाँ पर आती है, जिसके बाद तो सभी इसके लिए हाँ कर देते हैं। लड़के तो लड़के, पर भाई लड़कियां भी यहाँ पर कैरोलिन के ऊपर फिदा हो रही हैं। रे और रोज तो इससे काफी खुश होते हैं कि चलो जो भी हो अपना काम तो हो गया। तभी उनके पास सारा आके उन्हें बताती है कि रेबिका की एंगेजमेंट हो चुकी है। और इसी के बाद रेबिका को एक लड़के के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर इस लड़के का नाम इवान है। यहाँ एक पास्ट का सीन भी दिखाया गया जहाँ पर इवान रेबिका के फादर से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि आपसे जो मैं बोलूंगा वही होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और बंदे को दिखाया गया जो किसी के अंदर से एक सोल खींच कर निकालता है। साथ ही यहाँ पर उसके जैसा एक दूसरा इंसान भी था जो कि उसका ब्रेन निकाल लेता है। उनमें से पूछता है कि वैसे भला ये है कौन जिसे हम मार रहे हैं, तो दूसरा वाला उसे बताता है कि एक असैसिन है। वो कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ढंग के लोग नहीं, जल्दी से जल्दी हमें एक वेसल खोजना होगा। यहाँ ये लोग आपस में किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिससे अब ये लोग अपना वेसल बनाने वाले हैं। इसके बाद रेबिका को दिखाया गया जिसकी आँख येलो हो चुकी है और साथ ही उसकी आंखों से खून भी निकल रहा था। अगले दिन रे रेबिका के पास आकर उसे उसके एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशंस कहता है। जिससे वो उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी एकेडमी से नहीं जा रही, ग्रेजुएशन होने तक मैं एकेडमी विजिट करती रहूंगी। रेबिका रे साथ मिलाते हुए कहती है मैं तुमसे आगे और भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। जिसके बाद रे और स्कूल के बाकी सारे स्टूडेंट्स फेस्टिवल के लिए स्कूल के डेकोरेशन में बिजी हो जाते हैं। सब यहाँ पर बड़ा ही मिलजुल कर काम कर रहे थे, जो देखकर अभी आकर रे से कहता है कि देख भाई तेरी बातें असर कर गई सबको। इसके बाद रे सैरा के पास आने वाले फेस्टिवल की परमिशन लेने के लिए आता है। उसको तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि रे ने सारे रॉयल फैमिली के बच्चों को मेड बनने के लिए मना लिया। रे उससे पूछता है कि वैसे भी बाकी के काउंसिल मेंबर्स आखिर कहाँ गायब हैं। सैरा को भी लगा ही था कि रे जरूर ये चीज नोटिस कर लेगा। वो रेबिका से पूछती है क्या मैं से वो बता दूं, और तब रेबिका रे से कहती है कि दरअसल ये सब हुआ मेरे एंगेजमेंट की वजह से। सैरा बताती है कि स्टूडेंट कमेटी के जो कॉर्निया है उसका एंगेजमेंट होने वाला था इवान से, पर अब क्योंकि उसकी एंगेजमेंट रेबिका के साथ हो चुकी है तो उसे ऐसा लगता है कि रेबिका ने जानबूझ के उसके होने वाला हस्बैंड उससे छीन लिया। और बाकी के स्टूडेंट्स भी उसी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने इस कमेटी को छोड़ दिया। रे को सुनकर अच्छा नहीं लगता तो रेबिका से कहता है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा। अब जब वहाँ से बाहर निकलता है तो सैरा भागते हुए उसके पीछे आती है। रे को बताती है कि अभी जो रेबिका की एंगेजमेंट हुई है इससे पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इन लोगों की एंगेजमेंट हो तो गई लेकिन किसी को भी इनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। वैसे भी रेबिका की फैमिली टॉप 3 फैमिलीज में से एक है, तो ये चीज तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सैरा कहते हैं कि मुझे इवान कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा, कुछ तो ऐसा है जिससे हम लोग अभी अनजान है। वो रे से रेबिका का ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और अब सीधा रे इसके बाद आता है अपनी मास्टर के पास। लेकिन सारी बातें बताने पर एम्सवर्थ अपनी मेड से पूछती है क्या तुम्हें लगता है इस इवान में कुछ गलत है क्या। जिस पर वो कहते हैं कि इवान तो काफी हाई क्लास फैमिली से है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है। एम्सवर्थ कहते हैं कि वैसे मुझे नहीं लगता कि रेबिका की एंगेजमेंट इतनी जल्दी होनी चाहिए थी, तुम चिंता मत करो, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके बाद रेबिका को दिखाया गया जिससे रे के पास की कुछ मेमोरीज आती हैं। वो जब जाने लगी तो उसकी छोटी बहन मारिया उसके पास आकर उससे पूछती है क्या तुम अपने इस एंगेजमेंट से खुश हो। रेबिका कहती है कि वैसे भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर में मैं टॉप 3 फैमिलीज में से एक की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे तो अपनी फैमिली के ऑर्डर्स मानने ही होंगे। ये कहकर रेबिका वहाँ से निकल जाती है और अपने रूम में आकर काफी रोती है। अब यहाँ पर इसके बाद रेबिका की छोटी बहन का बचपन दिखाया गया जहाँ पर पता नहीं क्यों पर लोग इसे चिढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन वही रेबिका अपनी बहन को हमेशा संभालती और उसे हर चीज में सपोर्ट किया करती। और इसी के बाद मारिया अपने कानों में पिन लगा लेती है। उसकी मॉम उसे डांटने लगी क्योंकि वो एक टॉप रॉयल फैमिली की बेटी है, ये सब चीजें इन्हें शोभा नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ स्कूल फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियों ने मेड की यूनिफॉर्म्स पहनी हुई है। इतने में रोज भी इसी ड्रेस में वहाँ पर आती है और रे को बड़ी क्यूट लगी तो उसकी वो काफी तारीफ करता है। पर बेचारी लेडीज को तो इन लोगों ने सभी से अलग एक घोस्ट का आउटफिट दे दिया है, पर फिर भी अपना प्ले बॉय उसकी भी काफी तारीफें करता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया गया जहाँ पर रास्ते में रे रेबिका से मिलता है। वो उसे बताती है कि क्योंकि अभी उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो बहुत ही जल्द इस टाउन को छोड़ देगी। यहीं पर फिर इन्हें इवान भी मिलता है। इवान रे से पूछता है क्या तुम ही हो वो, मैंने सुना है तुम इसका बड़ा ख्याल रखते हो, चलो अब तुम जा सकते हो, यहाँ से मैं इसे खुद ले जाऊंगा। वो जब अब रेबिका को लेकर जाने ही लगा तो रे उसे देखने की कोशिश करता है, पर अचानक ही वहाँ बीच में कहीं से एनवायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट आ गया। इधर प्रिंसिपल और बाकी सभी की मीटिंग चल रही थी जहाँ पर वो सभी को बताती है कि इवान के घर पर कोई भी नहीं रहता, यहाँ तक कि कोई नौकर भी नहीं। वो रेबिका को वहाँ अकेले ही ले जाता है और वैसे वो बहुत समय से सॉर्सरी सोसाइटी और गर्ल्स की मीटिंग अटेंड कर रहा है। इन लोग को यहाँ पर ये
शक हो रहा है कि इवान इतने समय से अपना भेष बदल कर ये सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहा है। तब एम्सवर्थ बताती है कि असल में उसका मकसद है रेबेका का सॉर्सरी है चुराना। इसका मतलब हुआ ये कि इवान सॉर्सरी है का कलेक्टर है। इसके बाद फिर उसी इंसान को दिखाया जाता है जो कि किसी से कहता है कि रेबेका जैसी अवेकन होगी वो डोर भी खुल जाएगा। और जब वो इंसान अपना मास्क हटाता है तब यहाँ पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि इवान है। इधर यहाँ इवान रेबेका को अपने घर में लाके उसकी आइज लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकती है। इवान हंसते हुए कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर ये तुम्हारी फैमिली का डिसीजन है। तुम्हारे फादर ने टॉप फैमिलीज में सबसे टॉप पे जाने के लिए ऑलरेडी मुझसे कॉन्टेक्ट बना लिया है। इवान उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसके लिए मना कर सकती हो, लेकिन फिर मैं तुम्हारी छोटी बहन की जान की गारंटी नहीं दे सकता। अचानक ही अब जब रेबेका की आंख खुलती है तो वो उस जगह पर आ चुकी थी जहाँ पर रे ने अपने पुराने साथी हार्वर्ड को खोया था। रे यहाँ पर हार्वर्ड को लगातार हील करने की कोशिश करता है, जिस पर उसके मास्टर एम्सवर्थ कहती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, वो जिंदा नहीं है अब। लेकिन रे फिर भी उसकी बात नहीं सुनता तो एम्सवर्थ आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे वहाँ से ले जाने लगी। असल में सब चीजें रेबेका सोते हुए देख रही थी। इसके बाद अगले दिन वो बैठ के पिछली रात के बारे में ही सोच रही थी। उसे थोड़ा ऐसा लगता है कि उसने जिसे देखा वो छोटा बच्चा रे ही था। इधर रे जब बाहर आता है तो वो देखता है कि रेबेका की छोटी बहन मारियाना उससे मिलने आई है। बातों बातों में मारियाना उससे कहते कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। दोनों के बीच ऐसी यहाँ पर थोड़ी और भी बातें होती है, जिसके बाद तो मारियाना का दिल भी रे के ऊपर फिदा हो गया। अब इसके बाद रात में रे और अभी को दिखाया गया, जहाँ अभी रे से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात हो गई, अभी तक तुम सोए नहीं। रे उसे बताता है कि वो अभी किताब पढ़ रहा है लूना एडल्ट्स की। रे उसे कहता है तुम्हें भी स्टोरी पढ़नी चाहिए, लूना बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती है, जहाँ पर वो ह्यूमंस के छोटे से छोटे चेंज ऑफ इमोशंस के बारे में बताती है। जिस पर अभी उसे कहता है चलो बता ही दो क्या स्टोरी है इसकी। रे बताता है कि एक डीमन गर्ल के बारे में है जो कि औरों से बहुत अलग लगती थी, इसलिए वो हमेशा अकेले ही रहा करती। लेकिन एक दिन उसे एक टीनेजर मिली और उसने आज तक किसी उम्र से मुलाकात नहीं की थी, तो उसे भी नहीं पता था कि वो उसे कैसे मिले। पर फिर भी उस लड़की से मिलने के कारण इंसानों के तरीकों को वो धीरे धीरे समझने लग गई। लेकिन एक दिन वो डीमन कहीं गायब हो जाती है और इधर ये ह्यूमन गर्ल हमेशा उसका इंतजार करती रहती उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए। अभी कहता है यार ये तो सच में एक सैड स्टोरी है। रे बताता है कि वो अभी एंडिंग तक नहीं पहुंचा, उसे उम्मीद है कि लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग ही होगी। इसके बाद जब रे सो जाता है तो उसे सपना आता है उसी हार्वर्ड के फ्यूनरल का। रे कैरोलिन के साथ था जो कि काफी रो रही थी। वहीं पर रे को रेबेका की आवाज आती है जो कि उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। रे उससे कुछ बात करने की कोशिश करने लगा कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। रे उठकर उसी के बारे में सोचने लगा और यही उसकी आंखों से खून के आंसू तक आते हैं। और हाँ, क्लाइमैक्स तो अब आने वाला है जहाँ पर सभी चीजों का पता लगेगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब अगले दिन स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, सब यहाँ काफी एंजॉय करते हैं। और भाई अपना रे तक फिर से लिली वाइट के गेटअप में सबके सामने आता है, जो देखिए लड़के और लड़कियां सभी के होश उड़े हुए थे। असल में यहाँ पर रे को कोई पहचान नहीं पा रहा था, पर वहीं आर्यना रे की हरकत इस लड़की के गेटअप में देखकर अलग ही सदमे में आ चुकी थी। अभी और अल्बर्ट भी यहाँ पर हैरान होते हैं, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि सच में कोई मेड है, बिल्कुल प्रोफेशनल वाली। इसके बाद शाम होने पर मारियाना लिली वाइट के फोटो लेकर वहां जाने लगी। वो लिली वाइट को देखकर यानी रे के इस गेटअप को देखकर काफी खुश थी। पर तभी रास्ते में चलते हुए उसे एक लेडी मिली जो कि उसे कहती है तुम चुपचाप चलते हुए मेरे साथ आ जाओ अगर अपनी बहन की सलामती चाहती हो तो। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रिंसिपल के सामने चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सच में रेबेका मारी जाने वाली है। मास्टर उसे कहते हैं कि देखो ऐसा तब होगा जब चीजें ऐसी चलती रही, पर रे अभी तुम हो तो ये सब रोकने के लिए। इतने में रेबेका का फादर उनके पास आकर उनसे अपनी बेटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद अब इवान और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग कहते हैं कल फुल मून है और कल 1 करोड़ उठने वाला है। इस पर दूसरा वाला कहता है मुझे तो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अब उस आइसब्लेड सॉसर को खाना है। इधर प्रिंसिपल और बाकी लोग आपस में बात करते हैं कि जल्दी हमें तैयारी शुरू करनी होगी क्योंकि अब चीजें और भी बिगड़ने वाली हैं। अगले दिन रेड फिर से लिली वाइट वाले गेटअप में ही होता है, जहाँ पर वो आज हमेशा की तरह मारियाना को कुछ मैजिक ट्रिक्स करके दिखाता है। मारियाना लिली से कहती है कि आज मैं बहुत ही मुश्किल काम करने जा रही हूँ। दूसरी तरफ रेबेका कहीं जा रही थी, पर तब उसके सामने इवान आता है। वो यहाँ पर रेबेका को अपने साथ लेकर अचानक ही गायब हो जाता है। यही इधर मारियाना लिली को इतने सारे अच्छे मेमोरीज देने के लिए शुक्रिया करके वहाँ से निकल जाती है, जो देख के रेबी अब रोज से कहता है मुझे वहाँ से जाना होगा और वो भी मारियाना का पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इवान को दिखाया गया जो कि किसी अजीब जगह पर रेबेका को लेकर आ चुका था। उससे कहता है चलो तैयार हो जाओ, अब तुम खत्म होने वाली हो। इवान यहाँ पर एक मैजिक बैरियर भी क्रिएट कर लेता है। दूसरी तरफ इवान के बाकी सारे साथी एक जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रे उसी लिली वाइट वाले गेटअप में पहुँचता है। वो आते ही अब इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है, पर जैसे ही अब उन्हें खत्म करने लगा तो कुछ मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी बीच में रोज आकर उसे बचा लेती है। देख के आप सारे के सारे दोस्त भी आ चुके थे और रोज उसे कहती है कि अब हमारा टाइम है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। वही इधर इवान के पास रेबेका सोच रही थी कि सब चल क्या रहा है, और भाई अब रे की तरह मारियाना भी किसी तरह रेबेका के पास पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ रे और उसके सभी साथी मिलकर अब इन सभी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करते हैं। इवान का वो साथी भी अचानक से आकर रोज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त रोज को बचाने के लिए उसके बीच में रे आ जाता है। उसका साथी उससे कहता
कहता है कि यार इन बच्चों को छोड़ो और ऊपर जाओ। ये देखिए रिया और उसके दोस्त उससे कहते हैं जल्दी से तुम ऊपर की तरफ जाओ, चिंता मत करो, हम तुमसे कोई सवाल नहीं पूछने वाले। रिया भी सभी मॉन्स्टर्स की जिम्मेदारी अपने दोस्तों पर छोड़ देता है और अपने नॉर्मल रूप में आकर सभी को थैंक्स कहता है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि अरे यार तुम अपनी वॉइस तो ठीक कर लो पहले। रेबे को जाते हुए याद आता है ये कैसे रेबेका के फादर ने उसे बताया था कि उनकी फैमिली पर एक कर्ज लगा है और 100 सालों में उनके परिवार में एक क्रेट्स अपीयर होता है, एक ऐसा नाम जो कि किसी इंसान को बहुत ज्यादा फाइटिंग और ब्लड लॉस के कारण मिलता है। और अभी सिचुएशन ये है कि रेबेका भी क्रेट्स बन सकती है और उसको उस रूप में आने में अभी थोड़ा टाइम है। असल में वो अपनी पावर्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेबेका 20 की उम्र से पहले ही मर जाएगी। साथ ही यहाँ पर ये भी पता चलता है कि माराना की भी व्हाइट बॉडी और रेड आइज इसी कारण से है क्योंकि रेबेका एक क्रेट्स है और वो उसके ब्लड का इफेक्ट है। इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि माराना भी इवॉल्व कर जाए और ज्यादा समय तक न जी पाए। दूसरी तरफ यहाँ पर रेबेका और माराना इवान के साथ होती है, लेकिन तब वापस के ग्रुप के 2 और लोग आते हैं और यहाँ ये रिवील होता है जिसने अब तक इवान का रूप ले रखा था वो कोई व्हाइट लेडी होती है जो कि कुछ देर पहले माराना को मिली थी। इवान तो असल में ये है जिसने अपने शरीर पर चादर ओढ़ रखी है। असल में इस लेडी का नाम लिज है जो कि कुछ 10 साल पहले इवान के रूप लेकर उसके घर में रहती आ रही थी और लिज इवान का रूप लेकर रेबेका को यहाँ पर इसलिए लेके आई है ताकि वो रेबेका को क्रेट्स बनने से रोक सके। इवान ये देख के उसे जान से मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अकादा नाम के किसी इंसान तक पहुंचना है और उसके लिए उसे क्रेट्स की जरूरत पड़ेगी। लिज रेबेका के पास आकर उसे खुद से दूर करती है और अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इवान को भी वो एक अलग डायमेंशन में भेज देती है। इसके बाद मारिना लिज के पास आती है। लिज उसे कहती है कि लगता है तुमने अब डिसाइड कर ही लिया, जिस पर मारिना उसे हाँ करती है। अब इतने में रे भी पहुंच गया जो देख के इवान के साथ भी समझ जाता है कि जरूर इस जनरेशन का आइसब्रेड सॉर्सरर है। रे उसे देख के कहता है तुम तो ग्लूटेन हो ना, सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, तुम तो वो सॉर्सरर हो जो कि बाकी सॉर्सरर्स की मैजिक एबिलिटीज को चुराता है। और ये ग्लूटेन जो है ना वो भी 7 ग्रेट सॉर्सरर्स में से एक है। वो अब रे को देखते उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगा कोई तभी वहाँ पर एक वॉल से टकराकर वो वहीं पर गिर जाता है और ये वॉल रेज ने क्रिएट की है। वो रे को बताती है कि वही है इमेजिनरी सॉर्सरर, जो सुनकर रे को अब समझ में आता है कि सारा प्लान इसका ही था। लिज कहती है कि मैं रेबेका को ओवर पावर करूंगी और मुझे उम्मीद है कि फिर तुम उसके ऊपर लगे सील को तोड़ दोगे अपने क्रोनोस लॉक की मदद से। ये बात याद रखना है कि तुम ये कैसे सॉर्सरर हो जो कि उसके साथ क्रोनोस लॉक क्रिएट कर सकता है क्योंकि तुम उसे काफी करीब हो। इतने में ग्लूटन भी अब वो वॉल तोड़ देता है। लिज उसे कहते हैं कि अब इसे तुम ही संभालो। रे भी अब यहाँ पर कोई चांस नहीं लेना चाहता था तो अब अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। इधर रिज अब उस डायमेंशन में जाने लगी जहाँ पर उसने इवान को भेजा था। यहाँ रे के ऊपर ग्लूटन अपनी पावर्स की वजह से काफी भारी पड़ने लग रहा था। वहीं लिज इवान के पास जाकर उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगी लेकिन वो कुछ सुनने वाला कहाँ था। अचानक इवान गुस्से में आकर एक डार्क मैजिक से भरे हुए की को अपने गले मार लेता है ठीक प्रोफेसर ग्रे की तरह और इसी के बाद से उसकी बॉडी अपना कंट्रोल करने लग जाती है। वो लिज पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी वो उसे बर्फ में जमा देती है। लिज के पास ही भाई कम पावर्स नहीं थी, वो किसी तरह के मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगी जिसका नाम है क्वाटोसिस। इससे उस पर अटैक करती है जिससे इवान की अब तो पूरी बॉडी जलना ही शुरू हो गई। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो भी उसे झेल नहीं पाता और वापस अब अपने असली रूप में आ गया। पर इवान इस बार काफी ज्यादा घायल होता है। वो लिज से कहता है तो ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर की पावर्स, जिस पर लिज उसे बताते कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सबसे पावरफुल नहीं हूँ, सबसे ज्यादा पावरफुल है वो आइसब्लेड सॉर्सरर। वो कहती है कि रे तो मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना कि वो पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकता है। इधर दूसरी तरफ रे को दोस्तों को दिखाया गया जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा चुके थे, लेकिन बस यहाँ कुछ ही देर में वो सारे मॉन्स्टर्स वापस खड़े हो गए और इस बार तो और भी ज्यादा पावरफुल बनकर। अब इससे पहले कि सारे मॉन्स्टर्स कुछ कर पाते एम्सवर्थ और बाकी सारे सॉर्सर्स वहाँ पहुँचते हैं और भाई यहाँ तो बस एम्सवर्थ के मेट के पास इतनी पावर्स थी कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में ही हरा देती है। यहाँ तीनों ही सॉर्सर्स प्रिंसिपल कैरोलिन और खुद एम्सवर्थ भी यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करती है। वो आसमान से एक आइसब्लेड निकालकर सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बस एक ही बार में खत्म कर देती है। इधर अब रे को दिखाएगा जिसकी अब काफी बुरी हालत हो चुकी थी। ग्लूटेन भी अब उसे हराने के लिए अपनी फुल पावर्स की रेंज में आकर रे के ऊपर खतरनाक अटैक करता है, जिसके लगने से रे काफी दूर जाकर गिरता है। ग्लूटेन तो अब धीरे धीरे रे की कुछ ज्यादा ही बुरी हालत करने लगा और रे भी अब शांत थोड़ी बैठने वाला था। वो भी अपनी पावर्स को अनलॉक करना शुरू करता है। ग्लूटेन रे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है लेकिन इससे रे की तलवार तक नहीं टूटती। रे तो यहाँ पर कोई अटैक भी नहीं करता, उसकी बस पावर्स अनलॉक होने के कारण ग्लूटेन का तो शरीर ही काम करना बंद कर देता है। रे की पावर्स यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि अब ग्लूटेन तो अपने मरने के कगार पे आ जाता है। उसे अब समझ में आता है कि यह एक आइसब्लेड सॉर्सरर की रियल पावर्स। रे भी अब इसकी वजह से कुछ ज्यादा ही थक चुका था तो वो जमीन पर वहीं पर गिर जाता है। रेबेका उसकी मदद करने के लिए जाने ही लगेगी तभी मारिना उसे रुकते हुए कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, हमेशा बस तुम अपने अच्छे होने का नाटक करती रहती हो। जिस पर रेबेका उसे कहती है क्या तुम्हें अंदाजा भी है मैं किन किन चीजों से गुजरी हूँ। अचानक तभी मारिना रेबेका को एक थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि असली बेवकूफ तो तुम हो, तुमने अपनी मर्जी से ही सब कुछ किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हर कोई हमेशा मुझे तुमसे कंपेयर किया करता था। ये सुनते ही रेबेका मारिना के ऊपर कूद के उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि बस यही वजह है कि मुझे तुम पसंद नहीं, तुम कभी भी हमारे पेरेंट्स की बात नहीं मानती, बस अपनी मर्जी चलाती रहती हो। मारिना के पूछने पर रेबेका कहती है कि चाहे जो हो मैं कभी नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ, तुम्हारे बारे में मुझे बस कुछ चीजें पसंद नहीं और फिर भी मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। अचानक तभी अब रेबेका ग्लो करने लगी, यानी कि अब उसकी बॉडी ओवरराइड कर रही है, इससे अब उसकी बॉडी क्रूएट्स की फॉर्म लेना शुरू कर देगी। रे भी अब उसे देखता है और इतने में लिज भी इवान की बॉडी लेकर वहाँ पहुँच गई। रे उससे पूछता है क्या तुम इसे जानती थी, जिस पर लिज उसे बताते है कि इवान एक ऐसा
इंसान है जो कि डिमोनिक पावर्स के सामने अपनी इंसानियत खो चुका है। रियलिटी असल में कभी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। तभी अब यहाँ पर रह के सारे दोस्त पहुंच गए। वो लोग अंदर जाने ही लगे कि तभी एम्बर उन्हें रोकती है। वो उन्हें कहती है कि रेबेका का अब ओवररेट शुरू हो चुका है, तो आगे मत जाओ। लेकिन ये दूसरी तरफ बिना डरे उस ओवररेट के अंदर चला जाता है। वे अंदर जाके मारीना को तसल्ली देते हुए उससे बाहर जाने के लिए कहता है। वो अब जैसे रेबेका के पास आया तो वो उससे कहती है कि मैंने मारीना को काफी बुरी चीजें कही हैं जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, और शायद मुझे लगता है कि अब तुम भी मुझे पसंद नहीं करते होगे। जिस पर वे उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है और मारीना ने भी तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया है। वे उसके सर के साथ अपना सर लगाते हुए कहता है क्रोनस लॉक। और अब रेबेका ये कहते हैं रेबेका का ओवररेट अब खत्म हो जाता है। साथ ही अब ये बात रेबेका के फादर को भी पता चलती है कि उसकी बेटी अब सेफ है, और वो इसके लिए रे का शुक्रिया भी करता है। इसके कुछ देर बाद रेबेका को दिखाया जाता है जो कि यहाँ रे के इंतजार कर रही थी। रोज उसके पास आकर उससे कहती है वैसे अब तुम रे के कुछ ज्यादा ही करीब होने की कोशिश करने लगी हो। रेबेका उसे कहती है कि हाँ ये तो होगा ही ना, क्योंकि रे मुझे पसंद करता है। और अब तो भाई रेबेका का भी दिल आ चुका है रे पे। यही लोग भी थोड़ा इसी बात की बहस करने लग जाते हैं और आखिर महाद में आकर दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि चलो देखते हैं रे किसका होगा। इतने में अब एलिस और क्लेरिस भी आ गए और अब इस चैलेंज में ये भी शामिल हो चुके हैं। और अब इन चारों का मकसद यही है कि रे किसका होगा। अगले दिन रे हार्वर्ड के ग्रेव के पास जाता है जहाँ वो अपने सारे दोस्तों को लेकर आया है। रे उससे कहता है क्या आप इमेजिन कर सकते हो, मैं अब एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको खो देने के बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन तब वो मास्टर ही थी जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई। और अब तो मेरे पास काफी सारे दोस्त भी हैं जो कि मेरी इतनी परवाह करते हैं। इसके बाद शाम का सीन दिखाया गया जहाँ पर रे कहीं जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में मारीना मिलती है। वो उसे कहती है कहाँ थे, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मैजिक स्वॉर्ड में पार्टिसिपेट करो। ये सुनकर तुझे भी हैरान होता है कि भला ये मैजिक स्वॉर्ड क्या है। इसके बाद अगले सीन में एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बड़ी आसानी से एक बहुत बड़े पावरफुल मॉन्स्टर को हरा देती है। वो कहती है कि यार ये सब तो काफी बोरिंग है, पता नहीं मेरा भाई कब वापस आने वाला है। और अब इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड होता है। और हाँ ये पूरा कंप्लीट सीजन था और ऐसे एनिमेस देखने को मिलेंगे जो कि तुम लोगों ने आज से पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। तो